पिछले सीजन के आखिर में बॉयड बिना कुछ सोचे तहखाने की टनल में घुस गया था, लेकिन वहां जो सच उसके सामने आया उसने उसे अंदर तक हिला दिया। जिस मॉन्स्टर को उसने अपने हाथों से मारा था वो फातिमा के पेट के जरिए फिर से जिंदा हो चुका था। बॉयड को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा ये तो अलग बात है, लेकिन 9 महीने की प्रेगनेंसी झेल चुकी फातिमा पहले से ही टूटने के कगार पर थी। किमोनो वाली वो रहस्यमयी औरत जबरदस्ती उसकी डिलीवरी करवाकर टनल में भाग गई थी। फातिमा को कभी भोलेपन से लगता था कि उसके अंदर पल रही ये नन्ही जान पूरे टाउन के लिए उम्मीद की किरण बनेगी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि वो खुद एक मॉन्स्टर को जन्म देने का जरिया बन चुकी है। उसका पति एलिस उसे कसकर गले लगा लेता है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा की गहराई में छुपा डर शांत नहीं हो पाता। दोनों को जाते हुए देखकर डेप्यूटी केनी तेजी से उस डरावने टनल में घुस जाता है। वो जब चारों तरफ बॉयड को ढूंढ रहा होता है तभी अचानक किसी की भारी हथेली उसका मुंह दबा देती है। सामने कोई और नहीं बल्कि खुद वापस लौट रहा बॉयड होता है। वो इशारे से केनी को चुप रहने को कहता है और तभी अगले ही पल स्माइली उनके सामने आ जाता है। दोनों किसी तरह डरते सहमते तहखाने से बाहर निकल आते हैं। केनी अपने दिल में उठ रहे सवाल को रोक नहीं पाता। उन्होंने तो स्माइली को पूरी तरह जलाकर मार डाला था, फिर वो वापस कैसे आ गया? बॉयड के चेहरे पर सिर्फ निराशा छाई रहती है। उसने अपनी आंखों से टनल में देखा था कि कैसे स्माइली एक मांस के लोथड़े से बड़ा होकर पूरा इंसान बन गया। वहीं दूसरी तरफ पिछले सीजन के अंत की एक और कहानी सामने आती है। फ्यूचर से आई जूली अपने पिता जिम को ढूंढ लेती है। वो घबराकर उसे बार बार सावधान रहने की चेतावनी देती है, लेकिन तभी अचानक दिन के उजाले में ही एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए एक ही झटके में जिम का गला चीर देता है। जूली की चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन मॉन्स्टर बड़े इत्मीनान से उससे कहता है, एक बार कहानी लिख दी जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता, चाहे तुम किसी भी समय से क्यों ना आई हो। इसके बाद वो मरणासन्न पड़े जिम की तरफ बढ़ता है और अफसोस जताते हुए कहता है कि अब वो आगे होने वाला असली तमाशा नहीं देख पाएगा। अब कैमरा टाउन के बाहर सड़क पर जाता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी गिरे हुए पेड़ के सामने बेबस खड़ा है। लगता है नाइटमेयर टाउन को एक और नया शिकार मिलने वाला है। शेरिफ बॉयड दफ्तर लौटते ही अब तक इकट्ठा की गई सारी गोलियां निकालकर गिनने लगता है। केनी हैरान होकर उसे देखता रहता है। तभी बॉयड की भर्राई हुई आवाज गूंजती है। अपनी आंखों से मॉन्स्टर को दोबारा जिंदा होते देखकर उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, इन शैतानों के सामने उनकी जीत मुमकिन ही नहीं है। बॉयड को एहसास हो गया कि अब उसके हाथ में बस एक ही काम बचा है, यहाँ के लोगों को कम से कम बिना दर्द के इस दुनिया से जाने देना। इसीलिए उसे इतनी गोलियां जमा करनी है कि हर इंसान के हिस्से एक एक गोली आ सके। ये सुनकर केनी की रूह कांप जाती है। वो सोचता है, क्या सामने बैठा ये वही शेरिफ है जो हमेशा सबको जिंदा रहने की हिम्मत देता था? लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि शायद ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है, आखिरी रास्ता नहीं। इतना कहकर बॉयड कुर्सी पर बैठ जाता है और धीमी आवाज में कोई नंबर बुदबुदाता है। वहीं पिछले सीजन की कहानी में यही वो एल्जिन था जिसे उस किमोनो वाली औरत ने अपने जाल में फंसा लिया था। इसी तरीके से इस्तेमाल करके एल्जिन ने फातिमा को रूट सेलर में फंसाया था। सारा ने देख लिया था कि एल्जिन का ब्रेन वॉश हो चुका है, इसलिए उसने सख्त कदम उठाया और जबरदस्ती एल्जिन से फातिमा की जगह उगलवाई। कुछ ही देर बाद टाउन की डॉक्टर क्रिस्टी अपना मेडिकल बॉक्स लेकर कॉलोनी हाउस पहुंचती है। एल्जिन ने भले ही बड़ी गलती की थी, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान देकर चुकाना जरूरी नहीं था। अब जाकर एल्जिन को उसकी सजा मिल चुकी थी। पूछताछ के दौरान सारा ने उसकी बाईं आंख निकाल दी थी। क्रिस्टी घाव को ध्यान से जांचती है। आंख अब बचाई नहीं जा सकती, वो सिर्फ घाव को सिलकर और नुकसान बढ़ने से रोक सकती है। एल्जिन अभी भी अपनी मूर्खता पर पछता रहा होता है, लेकिन क्रिस्टी इस पूरी बात को बहुत ही साफ तरीके से देखती है। एल्जिन सिर्फ एक जाल में फंसा है। वो न तो पहला है जो इस तरह धोखा खाया है, न ही आखिरी होगा। अगर बात करें सबसे तेज रहस्य सुलझाने की तो वो है जिम की पत्नी टबिथा। पिछले सीजन में उसने जेड के साथ मिलकर एक बहुत ही जरूरी सच ढूंढा था। ये दोनों लोग टाउन में पहली बार नहीं आए थे, बल्कि इनकी आत्मा एक चक्र लूप में बार बार यहाँ आती रही है। ये जो रात को घूमते मॉन्स्टर्स हैं दरअसल वही टाउन के पुराने रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए जवानी पाई थी। टैबिथा और जेड ने ये राज काफी पहले जान लिया था और तब से ही वो उन बच्चों की बंदी हुई आत्माओं को आजाद करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जंगल से वापस आते ही जूली और ईथन दोनों दौड़कर टैबिथा के पास आ जाते हैं। पूरे एक दिन से उन्होंने अपने पापा जिम को नहीं देखा था। टैबिथा उलझन में सर हिलाती है। उसे अभी तक नहीं पता कि जिम शायद कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। तीनों लोग जैसे ही घर जाने की तैयारी करते हैं अचानक कानों में तेजी से ब्रेक लगने की आवाज गूंजती है। एक गाड़ी कंट्रोल खोकर सीधे शेरिफ के ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है। तेज आवाज के साथ गाड़ी टकरा जाती है। गाड़ी का पूरा ढांचा बुरी तरह टूट जाता है। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश गिरा होता है। पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की सीट में ही फंस जाती है और उसकी गर्दन पर कांच का एक तेज टुकड़ा अटका होता है। वो चीखते हुए मदद मांगती है, प्लीज मेरे पापा को बचाओ। सब लोग दौड़कर गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं। बड़े ध्यान से दरवाजा खोलते हैं, फिर जबरदस्ती
जबरदस्ती पैसेंजर सीट तोड़कर घायल लड़की को बाहर निकालते हैं। कुछ ही देर में मरियल भी एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाती है। अच्छी बात यह थी कि पैसेंजर सीट वाली लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसका नाम सोफिया था। उसने बताया कि हाईवे पर एक गिरा हुआ पेड़ रास्ते में आया था और उसके पापा जब उसे घूमकर निकलने वाले थे तभी अचानक उनके पूरे शरीर में झटके कन्वल्शंस शुरू हो गए और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। ताबिथा हल्की सी आह भरकर सोचती है, लगता है इस निराशा भरे कैद खाने में 2 नए रेजिडेंट्स और जुड़ने वाले हैं। वहीं बॉयड को ये सब बिल्कुल सामान्य लगता है। इससे पहले भी एल्जिन और ईथन को अचानक इसी तरह के झटके आ चुके थे। नाइटमेयर टाउन में ऐसी चीजें कोई भी अजीब बात नहीं है। आखिरकार सब मिलकर बेहोश ड्राइवर को तुरंत क्लिनिक भेज देते हैं। जब भीड़ छंट जाती है, जेड चुपके से टबिथा के पास आता है। उसका मानना है कि उनके दोबारा जन्म रीइंकार्नेशन वाले राज को सबके सामने खोल देना चाहिए ताकि सब मिलकर इसका हल ढूंढ सकें। लेकिन टबिथा इससे साफ मना कर देती है। उसे अभी तक याद है कि कैसे सारा को बहकाया गया था और उसने अपने ही भाई को मारते मारते बचा था। टबिथा को डर है कि ये फिर से मॉन्स्टर्स का बिछाया हुआ जाल हो सकता है जो सबको शक और उलझन में डालकर थका दे। वो फैसला करती है कि पहले अपने पति जिम के वापस आने का इंतजार करेगी, तब जाकर आगे का प्लान बनाएगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। पूरे दिन काम करने के बाद बॉयड कॉलोनी हाउस पहुंचता है। वहां उसका सामना नई आई ऑफिसर अकोस्टा से हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये ऑफिसर अभी भी टाउन के तौर तरीकों में पूरी तरह ढल नहीं पाई है और बॉयड के अकेले फैसले लेने वाले रवैये से भी उसे काफी ऐतराज है। लेकिन अभी बॉयड के पास उसकी बातें सुनने का वक्त नहीं है। वो तेजी से अपनी बहू डॉटर इन लॉ के कमरे में चला जाता है। उसने फैसला कर लिया है कि अब वो टनल में देखी हुई सच्चाई सबको बताएगा। अपने ही पेट से जन्मा बच्चा स्माइली मॉन्स्टर बन गया, ये सुनते ही फातिमा लगभग टूट ही जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद बॉयड ने कुछ गलत देख लिया होगा, लेकिन बॉयड दृढ़ता से सिर हिलाकर कहता है कि उसने अकेले नहीं बल्कि केनी ने भी वही स्माइली मॉन्स्टर अपनी आंखों से देखा था, यानी ये उसका कोई वहम नहीं था। अब फातिमा खुद को रोक नहीं पाती। वो वहां मौजूद सबको गुस्से में डांटती है। वो याद दिलाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसने खुद कहा था कि उसके पेट में कुछ बुरा पल रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। इतना कहकर वो रोते चिल्लाते हुए बाथरूम की तरफ भाग जाती है, मानो साफ पानी से अपने शरीर पर लगा वो कलंक और शर्मिंदगी धो देना चाहती हो। फातिमा की इस फटकार से बॉयड एक बार फिर गहरी हार का एहसास करता है। वो डॉना से कहता है कि आज नई आई लड़की सोफिया भी देर सवेर इसी टाउन में फंसकर मर जाएगी। पहले बॉयड को लगता था कि अगर मेहनत की जाए तो अच्छे लोग आखिरकार जीत ही जाते हैं, लेकिन अब उसे समझ आ गया है इस जगह ने शुरू से ही किसी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया। क्रिस्टी ये सब देखकर चुप नहीं रह पाती। वो गुस्से में बॉयड को लताड़ लगाती है। उसे हार मानने का कोई हक नहीं है क्योंकि बॉयड इस टाउन का लीडर है। अगर उसकी निराशा किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर वो खुद ही उम्मीद छोड़ देगा तो बाकी सब रेजिडेंट्स और तेजी से टूटकर खुद को बर्बाद कर लेंगे। अपने बेटे एलिस के सवालों और साथियों की फटकार से बॉयड आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाता। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ता है और एलिस की बाहों में सिमट कर अपने दिल का सारा दर्द बयान कर देता है। साफ है कि स्माइली मॉन्स्टर का दोबारा जिंदा होना शेरिफ बॉयड के लिए बहुत बड़ा झटका था। देखते ही देखते रात हो जाती है। क्लिनिक में सोफिया अपने पिता के लिए प्रार्थना करने के बाद केनी के पास जाती है और उससे फोन इस्तेमाल करने की गुजारिश करती है ताकि वो अपनी माँ को अपनी खैरियत बता सके। वो ये भी सोच रही होती है कि जैसे ही उसके पापा को होश आएगा कल सुबह ही वो उसे बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाएंगे। केनी के चेहरे पर बेबसी छा जाती है। उसे मजबूरी में सोफिया को इस अजीब टाउन की सच्चाई बतानी पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि रात में मॉन्स्टर्स निकलते हैं तो सोफिया अचानक अपना ताबीज टैलिस्मन उतार कर देखने की जिद करने लगती है। केनी फौरन उसे रोक देता है। ये कोई मजाक नहीं है। अगर टैलिस्मन एक बार उतर गया तो वो मॉन्स्टर्स सीधे क्लिनिक में घुस आएंगे। अजीब बात यह है कि जब सोफिया को पता चलता है कि वो अब कभी घर वापस नहीं जा पाएगी तो उसे कोई निराशा नहीं होती। उल्टा वो केनी को ही दिलासा देने लगती है। वो जिद करती है कि दोनों साथ मिलकर एक प्रेयर करें। सोफिया को पूरा यकीन है कि इससे दिल के सबसे गहरे डर दूर हो जाते हैं और आत्मा को हमेशा की शांति मिल जाती है। इसी वक्त टैबिथा अभी भी दरवाजे पर खड़ी परेशान सी अपने पति जिम का इंतजार कर रही होती है जो अब तक घर नहीं लौटा है। दोनों बच्चे भी डरे हुए हैं कि कहीं उनके पापा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। टैबिथा अपने अंदर की बेचैनी को दबाते हुए जूली और ईथन को समझाती है शायद पापा किसी रेंटेड रूम या आरवी में रुक गए होंगे, कल सुबह तक जरूर मिल जाएंगे। जैसे ही तीनों लिविंग रूम में बैठे थोड़ा सुकून महसूस करते हैं, अचानक किचन से एक तेज खनकने की आवाज आती है। टैबिथा को लगता है शायद जिम वापस आ गया है, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो सब्जी रखने वाला स्टील का बर्तन बिना किसी वजह जमीन पर गिरा पड़ा होता है। इसके ठीक बाद और भी ज्यादा डरावनी घटनाएं होने लगती हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो असली सच छुपा
छुपा है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये सारा डर और निराशा दरअसल एक अनदेखे मास्टरमाइंड की चाल है। जब सोफिया को यकीन हो जाता है कि केनी वहां से जा चुका है तो वो चुपचाप अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो हवा में कुछ रहस्यमयी शब्द बुदबुदाती है। बिस्तर पर बेहोश पड़ा वो आदमी अचानक अपनी आंखें खोल देता है। सोफिया मुस्कुराते हुए उससे कहती है, शुक्रिया कि तुमने इस कहानी में इतना जरूरी किरदार निभाया। किसी को भनक तक नहीं थी कि जिस मैन इन येलो ने पहले जिम की जान ली थी वही अब एक सुनसान जगह पर अपना कोट उतार देता है। इसके ठीक बाद उसकी हड्डियां तेजी से सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं जब तक कि लंबे बाल उसके कंधों तक न आ जाएं। ये मॉन्स्टर असल में सोफिया की शक्ल में बदल चुका था। इसके बाद उसने खुद को एक रास्ता भटका हुआ ट्रैवलर बनाकर दिखाया और कामयाबी से उस अधेड़ उम्र के आदमी की गाड़ी में सवार हो गया। दिन में हुए उस कार एक्सीडेंट को खुद ही प्लान और एक्ट करने के बाद ये मैन इन येलो एक पीड़ित विक्टिम का भेस धरकर सफलतापूर्वक नाइटमेयर टाउन में घुस गया। लेकिन वो अधेड़ उम्र का आदमी तब तक अपना काम पूरा कर चुका था। मैन इन येलो को इस बात का अफसोस था कि अब वो आदमी आगे होने वाला असली तमाशा नहीं देख पाएगा। अब जब इस सच को जानने वाला अकेला गवाह ही खत्म हो चुका था तो अनजान रेजिडेंट्स एक और गहरी निराशा की खाई में गिरने वाले थे। एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख से सुबह की खामोशी टूट जाती है। नाइटमेयर टाउन पर एक बार फिर निराशा का पहाड़ टूट पड़ता है। एक फल रखने वाला थैला बिलबोर्ड पर ऊंचा टांगा हुआ मिलता है जिससे टपकती खून की बूंदें मानो हर किसी के दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रही होती हैं। ये उस खूंखार मॉन्स्टर की तरफ से टाउन के लोगों को दी गई सबसे सख्त चेतावनी थी। नाइटमेयर किंगडम फ्रॉम के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी पिछले हिस्से से आगे बढ़ती है। इंसानी शक्ल धरने वाला वो डीमन सोफिया बनकर सफलतापूर्वक टाउन में घुस चुका था और उसने अपने हाथों से इस सच को जानने वाले इकलौते गवाह को मार डाला था। उसकी असली पहचान अब पूरी तरह छुप चुकी थी, कोई कमी नहीं रह गई थी। जब डेप्यूटी केनी नींद से जागता है तो हैरान होकर देखता है कि सोफिया कहीं गायब है। वो पलट कर देखता है कि क्लिनिक का दरवाजा खुला पड़ा है। केनी तेजी से बाहर की तरफ दौड़ता है और पाता है कि सोफिया दरवाजे पर खड़ी असमंजस में है। दूर अंधेरे से कुछ मॉन्स्टर्स निकलते हुए दिखते हैं। केनी फौरन उसे खींचकर वापस अंदर ले आता है और टैलिस्मैन लगाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो अभी उसे कुछ डांटने ही वाला होता है कि सोफिया पहले ही अपनी बात कह देती है। उसका उदास सा चेहरा देखकर कोई भी यही समझेगा कि ये अपने पिता को खोकर हैरान परेशान एक मासूम बच्ची भर है। उधर शेरिफ बॉयड पूरी रात कॉलोनी हाउस में रोते हुए बिता देता है। पट्टियों में लिपटे एल्जिन को देखकर उसे लगता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी चाहिए। टाउन के लोग जरूर पूछेंगे कि एल्जिन को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी। बॉयड उसे साफ हिदायत देता है कि उसे बाहर सबसे झूठ बोलना होगा। यही कहना होगा कि ये चोट फातिमा को बचाने की कोशिश में लगी थी, वरना बॉयड न सिर्फ ये राज खोल देगा कि एल्जिन ने अपने ही बूढ़े पिता को मारा था, बल्कि उसे सीधे लोहे के पिंजरे में बंद करके उन खतरनाक मॉन्स्टर्स के सामने डाल देगा। इतनी अमानवीय यातना झेलने के बाद अब एल्जिन पहले के मुकाबले काफी शांत और आज्ञाकारी हो चुका था। बॉयड की इस धमकी के सामने वो बस चुपचाप सिर हिलाता रहता है। बॉयड एक लंबी आह भरता है। टाउन की स्थिरता बनाए रखने के लिए उसे एक झूठ के जरिए दूसरा गुनाह छुपाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर एक बार डर फैलना शुरू हो गया तो इंसानों का दिल रात के अंधेरे में घूमते मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खौफनाक बन सकता है। लेकिन जैसे ही बॉयड कॉलोनी हाउस से बाहर निकलता है उसे एक बेहद डरावना नजारा दिखाई देता है। खून टपकाता हुआ एक फल का थैला बिलबोर्ड पर ऊंचा टंगा होता है। आसपास काफी सारे रेजिडेंट्स जमा हो चुके होते हैं, लेकिन किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। पास ही खड़ी ताबिथा के तो पैर ही कांपने लगते हैं। उसका पति जिम पिछली पूरी रात घर नहीं लौटा था और अब सुबह सुबह दरवाजे के पास एक ऐसा थैला टंगा मिलता है। इतना तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उसके अंदर क्या हो सकता है। ताबिथा किसी तरह खुद को संभालते हुए ईथन को पास जाने से रोकती है। उसे डर है कि जो मंजर सामने आने वाला है वो उसके बेटे के दिमाग पर हमेशा के लिए गहरा असर छोड़ देगा। बेटी जूली अब काफी समझदार हो चुकी थी। भले ही उसके अंदर भी बेचैनी थी, फिर भी वो अपने भाई को समझा बुझाकर वहां से दूर ले जाती है। ताबिथा गहरी सांस लेकर बॉयड से गुजारिश करती है कि वो उस थैले को बहुत ही सावधानी से नीचे उतारे। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थना करने लगती है। जैसे जैसे थैला धीरे धीरे नीचे उतरता है हर किसी की सांसें अटकी रहती हैं। ताबिथा बॉयड को रोक देती है जब वो थैला खोलने ही वाला होता है। चाहे अंदर जिम हो या न हो, उसे सबसे पहले खुद अपनी आंखों से देखना है। वो धीरे धीरे थैले की रस्सी खोलती है। वहां मौजूद हर किसी की सांस में सांस आती है। अंदर सिर्फ बकरी का कटा हुआ मांस निकलता है। अचानक थोड़ी दूर से जूली की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। ताबिथा का दिल एक झटके में बैठ जाता है और वो दौड़ कर देखने जाती है। वहां जूली और ईथन एक दूसरे को कसकर पकड़े खड़े होते हैं, जबकि बोन स्टोरेज हड्डियां रखने वाली जगह में जिम की लाश लटकी हुई मिलती है। ताबिथा वहीं जमीन पर बैठ
बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन लाश को देखने के बाद बॉयड की नजर एक और चीज पर पड़ती है। वहाँ एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे होते हैं, हर ज्ञान की एक कीमत होती है। बॉयड भौहें सिकोड़कर सोचता है कि ये जरूर किसी मॉन्स्टर का किया धरा है, लेकिन उसे इसका असली मतलब समझ नहीं आता। जेड की मदद से वो लोग जिम की लाश उतार कर ठेले पर रखते हैं। सड़क के दोनों तरफ खड़े रेजिडेंट्स बस खामोशी से देखते रहते हैं। शायद वो इस टाउन की खून खराबे भरी त्रासदियों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब कुछ भी उन्हें झकझोर नहीं पाता। सब मिलकर लाश को चर्च के अंदर ले जाते हैं। सोच लिया जाता है कि पहले उसे सही से तैयार करेंगे, फिर किसी तारीख को मेमोरियल सर्विस रखी जाएगी। जेड पूरे रास्ते चुप रहता है, जैसे उसके मन में कोई बात छुपी हो। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वो अपनी शंका बताने का फैसला करता है। पहले वो और तबिथा जंगल के अंदर उस बॉटल ट्री के पास म्यूजिक बजाकर उन 7 बच्चों की आत्माओं को बुला चुके थे। इसके बाद दोनों को अपनी अपनी पुरानी यादें, पास्ट लाइफ मेमोरीज याद आने लगी थीं और उन्हें इस दुनिया के सबसे गहरे राज का पता चल गया था। उनकी असली जिम्मेदारी यही थी, उन बच्चों की कैद आत्माओं को आजाद कराना। जेड को लगता है कि हर ज्ञान की एक कीमत होती है वाला वो वाक्य दरअसल मॉन्स्टर की तरफ से एक चेतावनी है, ताकि वो इस राज को खोदना बंद कर दें। बॉयड भी उसकी इस बात से पूरी तरह सहमत होता है। जितनी जोर से मॉन्स्टर पलटवार कर रहा है, उतना ही साफ है कि जेड सही राह पर चल रहा है। बॉयड चाहता है कि वो अपनी एक खोज जारी रखे, शायद इस बार वाकई उनका मिशन पूरा हो जाए। इस हौसले से भरकर जेड सीधे टैबिथा के पास जाता है। वो चाहता है कि टैबिथा फिर से हिम्मत जुटाए और उसके साथ मिलकर बच्चों को बचाने के काम में लग जाए। लेकिन टैबिथा का नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका है। उसे लगता है कि उसके पति की मौत ही सच जानने की कीमत थी। उसे डर सता रहा है कि कहीं उसके दोनों बच्चों को भी मॉन्स्टर का बदला न झेलना पड़े। जब जेड घुमा फिराकर उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है तो टैबिथा एकदम तीखे लहजे में जवाब देती है। वो कहती है कि जेड सिर्फ एक अकेला और खुदगर्ज इंसान है, उसका कोई अपना बंधन नहीं है, इसलिए उसे जो मन आए वो करने की आजादी है। लगता है सच की तलाश करने वाली ये जोड़ी अब टूटने के कगार पर आ चुकी है। उधर जिम की मौत का असर अब भी पूरे टाउन में गहराता जा रहा है। छोटा बेटा ईथन अपने पापा की मौत को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा। वो इस पूरी त्रासदी का जिम्मेदार इस निराशा भरे टाउन को मानता है। वहीं बड़ी बेटी जूली एक बिल्कुल अलग और पागलपन भरा रास्ता चुन लेती है। उसे याद आता है कि उसके भाई ईथन ने पहले स्टोरी वॉकर नाम की एक ताकत का जिक्र किया था, यानी समय में सफर करने की काबिलियत। जूली पूरी जिद के साथ मान बैठती है कि अगर वो किसी तरह अतीत में वापस जा पाए तो अपने पापा को बचाकर इस हादसे को होने से रोक सकती है। अपने इस पागलपन भरे प्लान को अंजाम देने के लिए वो टाउन के सबसे बाकी नौजवान रैंडल के पास जाती है। पहले भी दोनों साथ मिलकर उन रूइंस को एक्सप्लोर कर चुके थे। इस बार भी जूली चाहती है कि रैंडल उसके साथ फिर से वहां चले। इधर नकली आंसू बहाती वो सोफिया, असल में मैन इन येलो, अभी भी अपना रोता बिलखता नाटक जारी रखे हुए है। डेप्यूटी केनी इस अभिनय में पूरी तरह फंस चुका है। उसके दिल में सोफिया के लिए एक गहरी हिफाजत की भावना जाग उठती है। जब उसे पता चलता है कि सोफिया के चश्मे का शीशा टूट गया है तो वो खुद आगे बढ़कर उसके लिए नया चश्मा ढूंढने की पेशकश करता है। दोनों जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, रास्ते में खड़ी सारा से उनकी मुलाकात हो जाती है। सारा उन्हें एक और दुखद खबर सुनाती है। केनी को लगता है कि उसे तुरंत पुलिस स्टेशन वापस जाना चाहिए, इसलिए वो सोफिया की जिम्मेदारी सारा को सौंप देता है। दोनों साथ साथ चलते हुए डाइनर पहुंचती हैं, जहां एक स्टोरेज रूम है जिसमें बेवारिस पड़ा सामान रखा जाता है। सोफिया बड़ी जल्दी अपने लिए एक सही सा चश्मा चुन लेती है। इसके बाद वो वहां रखी बाकी चीजों को भी उत्सुकता से देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक डांसर की तलवार वाली मूर्ति पर पड़ती है। उसकी नजरें अचानक एक जगह टिक जाती हैं। वह उसे छूना चाहती है लेकिन खुद को रोक लेती है। पता नहीं सोफिया के दिमाग में अब कौन सी नई साजिश चल रही है। वहीं नई आई पुलिस ऑफिसर अकोस्टा ने एल्जिन की हालत देखने के बाद अपना आपा पूरी तरह खो दिया था। वह अब इस तरह हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह चुपके से क्लिनिक पहुंची और जबरदस्ती एम्बुलेंस लेकर इस टाउन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। क्रिस्टी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अकोस्टा के साथ एम्बुलेंस में बैठने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अकोस्टा ने बिना कुछ सोचे गैस पूरी तरह दबा दी और तेज रफ्तार से सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ा दी। उसे लगा कि अगर गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा होगी तो शायद वह इस टाउन के चक्कर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन पुराने रेजिडेंट्स जानते थे कि अकोस्टा बस बेकार की कोशिश कर रही है, और वही हुआ। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी टाउन में पहुंच गई। बॉयड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अकोस्टा ने गाड़ी धीमी तक नहीं की। पास बैठी क्रिस्टी बुरी तरह डर गई। वह अकोस्टा को समझाने लगी कि सिर्फ जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया फैसला किसी समस्या को हल नहीं कर सकता, लेकिन अकोस्टा के दिमाग पर यहाँ से बाहर निकलने का जुनून पूरी तरह हावी हो चुका था। वह क्रिस्टी से कहती है कि बाकी लोगों की तरह वह भी डर कर बैठी हुई है। आखिर कब तक सब लोग यहाँ फंसे रहेंगे? इतने लंबे समय तक इस जगह में रहने की वजह से सबकी हिम्मत
हिम्मत और उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन दोनों फिर से टाउन का पूरा चक्कर लगाकर उसी जगह पहुंच गए। इस बार सामने बॉयड खड़ा था। उसने सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप बिछा दिया था। अकोस्टा के पास अब एम्बुलेंस रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और टायरों की तेज चीखती आवाज के साथ एम्बुलेंस आखिरकार रुक गई। अगर बॉयड ने उसे समय पर नहीं रोका होता तो पता नहीं अकोस्टा की जल्दबाजी से और कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। उधर टाउन के जंगलों में जूली और रैंडल अपनी अगली कोशिश की तैयारी कर रहे थे। दोनों उस पुराने रूइंस तक पहुंच गए जहां जूली को पहली बार स्टोरी वॉकिंग की शक्ति का अनुभव हुआ था। लेकिन इस बार जूली बिना तैयारी के अंदर नहीं जाना चाहती थी। पहले उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना था। उसने रैंडल से कहा कि वह धीरे धीरे उन पत्थरों वाले आर्चवे के अंदर से होकर गुजरे। रैंडल ने वैसा ही किया, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इससे साफ हो गया कि समय के अंदर जाने की शक्ति सिर्फ जूली पर असर करती है। जूली ने रैंडल को समझाया कि उसे हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। अगर उसे जरा भी कुछ अजीब दिखाई दे तो उसे तुरंत जूली को वहां से बाहर खींच लेना है। सारी बातें समझाने के बाद जूली धीरे धीरे आर्चवे के अंदर चली गई। अचानक उसके आसपास का पूरा नजारा बदल गया। जूली एक बार फिर समय के अंदर पहुंच चुकी थी। वह खुद को उस रात के जंगल में पाती है जब जिम, बॉयड, डॉना और रैंडल आरवी में फंसे हुए थे और बाहर मॉन्स्टर्स मौजूद थे। जूली दूर से उस पल को देखती है। वह अपने पिता जिम को पहचान लेती है। वह आगे बढ़कर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। वह उसे जमीन पर गिरा देता है और जूली पूरी ताकत से उससे बचने की कोशिश करती है। उधर वर्तमान समय में जूली का असली शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। रैंडल को जूली की चेतावनी याद आती है। वह तुरंत उसके पास दौड़ता है और उसे रूइंस से बाहर खींच लेता है। अगले ही पल जूली वापस वर्तमान में आ जाती है। वह बेहद परेशान थी। उसकी स्टोरी वॉकिंग सफल तो हुई थी, लेकिन वह अपने पिता जिम को बचा नहीं पाई थी। इसी बीच टैबिथा चर्च पहुंचती है, जहां वह अपने पति जिम को आखिरी बार अलविदा कहने जाती है। वह चाहती तो उसके साथ सब कुछ छोड़कर जाने की इच्छा कर सकती थी, लेकिन अब टैबिथा सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी। उसे किसी भी हालत में अपने दोनों बच्चों जूली और ईथन को बड़ा करना था और उन्हें सुरक्षित रखना था। लेकिन जब टैबिथा घर वापस पहुंचती है तो उसे एक और झटका लगता है। जूली घर पर नहीं थी और ईथन भी अपने बिस्तर पर नहीं था। दरअसल ईथन चुपचाप पैदल उसी पुराने आरवी तक पहुंच चुका था जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उसने टेबल पर रखा रेडियो अपने बैकपैक में रख लिया और जैसे ही ईथन आरवी से बाहर निकलता है, वह देखता है कि उसके सामने उसका पिता जिम बैठा हुआ है। ईथन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत दौड़कर अपने पिता के गले लग जाता है। असल में वह रेडियो के जरिए अपने छोटे भाई थॉमस से संपर्क करने वाला था, ताकि थॉमस दूसरी दुनिया में मौजूद अपने पिता के साथ थोड़ा और वक्त बिता सके। जिम का चेहरा बेहद पीला और शांत था, लेकिन वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। वह ईथन से कहता है कि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, लेकिन उसके पास ईथन के लिए एक बहुत जरूरी काम है। जब ईथन पहली बार इस टाउन में फंसा था, तब उसने लेक ऑफ टीयर्स के बारे में एक सपना देखा था। जिम उसे बताता है कि वह लेक असली है। उसे किसी भी हालत में उस लेक को ढूंढना होगा। इतना कहने के बाद जिम का शरीर अचानक गायब हो जाता है। उसी वक्त जेड वहां पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ईथन ने अपने पिता को देखा है, तो वह इसे सिर्फ एक बच्चे का भ्रम समझता है। लेकिन इस बीच टाउन में एक और अजीब बदलाव शुरू हो चुका था। अब दिन का समय भी सुरक्षित नहीं रहा था। जिस वक्त रेजिडेंट्स को लगता था कि दिन में उन्हें मॉन्स्टर्स से कोई खतरा नहीं है, उसी वक्त अब हालात बदलने लगे थे। टाउन में जिंदा रहना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। कहानी शुरू होती है एक बेहद अजीब फ्यूनरल से। रेजिडेंट्स सोफिया के पिता के शव को तैयार करके उसे दफनाने की तैयारी करते हैं। सोफिया बाहर से बेहद दुखी नजर आती है। वह कहती है कि वह अपने पिता के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती है। जब बाकी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो सोफिया का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह धीरे से अपने पिता के चेहरे को छूती है, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। टाउन की पुरानी ट्रेडिशन के मुताबिक मृत व्यक्ति की कोई चीज यादगार के तौर पर अपने पास रखी जाती थी, इसलिए सोफिया अपने पिता का एक दांत जबरदस्ती निकाल लेती है। कुछ देर बाद रेजिडेंट्स टाउन के सेमेट्री में इकट्ठा होते हैं। सभी के चेहरे पर गहरा दुख था। कुछ ही दिनों के अंदर टाउन में 2 और लाशें जुड़ चुकी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा। बॉयड जब सबको शांत कराकर फ्यूनरल शुरू करने वाला होता है, तभी अचानक एक क्रो आकर कब्र के ऊपर बैठ जाता है। सभी लोग हैरानी से ऊपर देखते हैं। तभी उन्हें आसमान में क्रोज का एक बड़ा झुंड चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये पक्षी इस मौत का जश्न मना रहे हों। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान के अंदर डर बैठ जाता है। फ्यूनरल के बाद जब सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं तो पूरा माहौल बेहद शांत रहता है। लेकिन मरियल इन सब चीजों से ज्यादा परेशान नहीं दिखती। वह अपने दोस्त ईथन को ढूंढती है और उसे थोड़ा बाहर घूमने ले जाने का फैसला करती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। वहीं सोफिया लगातार केनी से टाउन के पुराने इतिहास के बारे में सवाल पूछती रहती है। कुछ देर बाद बॉयड केनी को किसी काम के लिए अपने साथ बुला लेता है। तभी जूली खुद सोफिया के पास आकर बैठ जाती है। शुरुआत में वह बस
बस इस नई लड़की से बात करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल जूली गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सोफिया तुरंत मासूम बनने की कोशिश करती है। वह कहती है कि ये बातें उसे केनी ने ही बताई हैं। उसके मुताबिक जिस दिन से जिम का परिवार इस टाउन में आया है, उसी दिन से यहाँ लगातार लोग मरने लगे हैं। सोफिया की बातों से साफ था कि वह जिम के परिवार को ही इस टाउन की बदकिस्मती का जिम्मेदार ठहरा रही थी। वह फ्यूनरल के दौरान क्रोज के उस अजीब झुंड को भी इसका सबूत बताती है, लेकिन गुस्से में भरी जूली ये समझ नहीं पाती कि सोफिया जानबूझकर रेजिडेंट्स के बीच शक और नफरत पैदा कर रही है। उधर जेड भी मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उसे पूरा यकीन था कि इस टाउन के सभी रहस्यों का जवाब उसकी पिछली जिंदगी में छिपा हुआ है, लेकिन वह जितनी भी कोशिश कर चुका था, कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पुरानी यादें जाग ही नहीं रही थीं। तभी उसे पुराने हेनरी की एक बात याद आती है। हेनरी ने बताया था कि उसकी पत्नी ने हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स लेने के बाद इस टाउन के किसी रहस्य की झलक देखी थी। जेड को ऐसा लगा जैसे उसे डूबते हुए इंसान को कोई सहारा मिल गया हो। उसने भी वही तरीका अपनाकर अपने दिमाग की गहराई में छिपी यादों को जबरदस्ती बाहर निकालने का फैसला कर लिया। बॉयड उसे रोकते हुए समझाता है कि ऐसा करना बेवकूफी है, इससे उसके दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, मॉन्स्टर्स की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका कहा हुआ था कि हर जवाब की एक कीमत होती है, और ये कोई मजाक नहीं था। ईथन अपने तरीके से इस टाउन को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में लगातार अपने पिता जिम की कही हुई बात घूम रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह अपने सपने में दिखाई देने वाली लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ लेता है तो उसके पिता फिर से ठीक होकर वापस आ सकते हैं और सबको इस टाउन से बाहर निकाल सकते हैं। इसी उम्मीद में ईथन टाउन के सबसे अच्छे नक्शे यानी विक्टर के पास पहुंचता है। जैसे ही विक्टर लेक ऑफ टीयर्स का नाम सुनता है, उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। उसने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था, फिर भी वह ईथन को टाउन के पास मौजूद एक छोटे से तालाब के किनारे ले जाता है। आसपास यही एकमात्र पानी का स्रोत था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी पानी में जेड बैठा हुआ था। वह अपने दिमाग में छिपी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ईथन एक नजर में समझ जाता है कि ये उसके सपने वाली लेक ऑफ टीयर्स नहीं है। दोनों किसी दूसरी जगह जाकर तलाश करने का फैसला करते हैं। तभी विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जेड को भी उनकी सर्च टीम में शामिल कर लेता है। जेड भले ही भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह ये समझ चुका था कि शायद बच्चों की कल्पनाओं और इस टाउन के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। आखिर इस टाउन में आने से पहले कौन सोच सकता था कि मॉन्स्टर सच में मौजूद होते हैं। तीनों आपस में जानकारी शेयर करते हुए जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विक्टर अचानक रुक जाता है। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पीले सूट पर टिक जाती है। वह उसे देखकर जैसे किसी बेहद डरावनी बात को याद कर लेता है। अचानक विक्टर इतना डर जाता है कि वहीं खड़े खड़े उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। उसी वक्त पास से एक क्रो उड़कर निकलता है। विक्टर घबराकर वहां से भाग जाता है। उधर जिम की पत्नी टैबिथा के अंदर भी सच जानने की इच्छा फिर से जाग चुकी थी। रेस्टोरेंट में हुई गलतफहमी के बाद उसे एहसास हो गया था कि अगर उसका परिवार हमेशा इस भयानक टाउन में फंसा रहा तो एक दिन वे सभी मानसिक रूप से टूट जाएंगे। टैबिथा को याद आता है कि उसने पहले भी टाउन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, इसलिए वह एक बार फिर उस स्टोन टावर तक जाने का फैसला करती है जिसके बारे में उसे लगता था कि वह बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। लेकिन तभी उसे मॉन्स्टर्स की चेतावनी याद आती है, इसलिए वह पहले कॉलोनी हाउस पहुंचती है। वहां उसे डॉना नहीं मिलती। टैबिथा तुरंत एक लेटर लिखकर डॉना की ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। वह इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार थी। अगर वह वापस नहीं लौटती तो वह चाहती थी कि उसके बच्चों की देखभाल डॉना करे। वह वहां से निकलने ही वाली होती है कि उसकी मुलाकात विक्टर के पिता हेनरी से हो जाती है। दोनों पहले टाउन के बाहर मिल चुके थे, इसलिए अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जब हेनरी को पता चलता है कि टैबिथा स्टोन टावर तक जाने वाली है तो वह तुरंत उसके साथ चलने का फैसला करता है, क्योंकि उस टावर तक पहुंचने के लिए उन्हें उस रहस्यमयी बॉटल ट्री के पास से गुजरना था और हेनरी की पत्नी इसी ट्री को खोजते हुए अपनी जान गंवा चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर टैबिथा को वही गलती दोहराते हुए नहीं देख सकता था। दोनों जल्द ही जंगल के अंदर उस बॉटल ट्री तक पहुंच जाते हैं। हेनरी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वह तुरंत टैबिथा को रोकता है क्योंकि वह ट्री के अंदर जाने वाली थी। विक्टर ने बताया था कि बॉटल ट्री के जरिए इंसान किसी भी रैंडम जगह पर पहुंच सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वे स्टोन टावर तक ही पहुंचेंगे, लेकिन टैबिथा अपना फैसला कर चुकी थी। चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह एक बार ये जोखिम जरूर उठाएगी। दोनों इसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक सफेद कपड़े पहना हुआ छोटा लड़का उनके सामने प्रकट हो जाता है। टैबिथा उसे तुरंत पहचान लेती है। यही वही बच्चा था जिसने उसे पहले स्टोन टावर से नीचे धक्का दिया था। वह तुरंत उससे पूछती है कि क्या बॉटल ट्री उसे फिर से लाइट हाउस तक पहुंचा सकता है। सफेद कपड़े वाला बच्चा अपना सिर हिला देता है। वह कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बॉटल ट्री अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं रहा और टैबिथा के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी
दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है। टबिथा जैसे ही पीछे मुड़ती है, सफेद कपड़े वाला बच्चा गायब हो चुका होता है। दरअसल विक्टर, जेड और बाकी लोग भी उसी जगह पहुंच चुके थे। विक्टर का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वहीं जेड की नजर अचानक जमीन पर पड़े एक अजीब से मशरूम पर पड़ती है। दूसरी तरफ जूली ने अपने पिता जिम को बचाने का फैसला अभी तक नहीं छोड़ा था। जब उसे समझ आ जाता है कि अतीत में जाकर अपने पिता को बचाने का तरीका काम नहीं कर रहा, तो वह पहले अपने भाई ईथन की बताई हुई स्टोरी वॉकिंग की बात को समझने का फैसला करती है। लेकिन उन पुराने फेरी टेल बुक्स को वह उसी टूटे हुए घर में छोड़ आई थी जहां वे पहले रहा करते थे। इसलिए जूली उस खंडहर में वापस जाकर उन किताबों को निकालने की योजना बनाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उन किताबों में समय को नियंत्रित करने का कोई तरीका लिखा हो। इससे जूली शायद ये पता लगा सकती थी कि वह स्टोरी वॉकिंग के जरिए किस जगह पर जाना चाहती है। अगर ऐसा तरीका मिल जाता तो वह बिना अपनी जान जोखिम में डाले सही जगह पर वापस लौट सकती थी। रेंडल ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की। वह जानता था कि उस खंडहर की हालत बेहद खराब है। अंदर घुसते ही कभी भी पूरा ढांचा गिर सकता था। लेकिन जब जूली ने जाने की जिद नहीं छोड़ी तो रेंडल ने खुद उसके बदले खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। जूली के बताए रास्ते पर चलते हुए रेंडल को जल्द ही एक ऐसी जगह मिल गई जहां से अंदर जाना थोड़ा आसान था। अंदर इतना अंधेरा और धूल थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसका हर कदम नई तबाही को न्योता दे सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि खंडहर के नीचे एक ऐसी लाश भी दबी हुई थी जिसे अभी तक वहां से निकाला नहीं गया था। रेंडल को खुद को संभालने में काफी वक्त लगा। इसके बाद उसने आसपास काफी देर तक तलाश की और आखिरकार उसे वह ब्लू बैकपैक मिल गया जिसमें सारी फेरी टेल बुक्स रखी हुई थी। उधर फातिमा की सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह एल्जिन से मिलने पहुंचती है, वही एल्जिन जिसने उसे पहले किडनैप किया था। लेकिन इस टाउन ने खुद फातिमा को इतने दर्द और तकलीफ से गुजारा था कि वह सामने खड़े इस भारी भरकम लड़के से भी नफरत नहीं कर पा रही थी। एल्जिन के अंदर का अपराध बोध कम करने के लिए फातिमा खुद उसे एक छोटा सा काम करने को कहती है। लेकिन इसके बावजूद फातिमा खुद अपने अंदर की नफरत और सेल्फ हेट्रेड से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड एलिस ये सब देख रहा था। वह फातिमा को इस दर्द से बाहर निकालने के लिए एक अनोखा तरीका सोचता है। बैग तैयार करने के बाद एलिस अपनी गर्लफ्रेंड को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां चारों तरफ पुरानी और खराब हो चुकी कार्स पड़ी थीं। साफ था कि ये सभी कार्स उन लोगों की थीं जो इस टाउन में फंस गए थे। एलिस अपने बैग से एक बेसबॉल बैट और क्रोबार निकालता है। वह फातिमा से कहता है कि ये उसकी अपनी एंगर रूम है। वह यहाँ जितना चाहे इन कार्स को तोड़ सकती है और अपने अंदर जमा दर्द, गुस्सा और डर बाहर निकाल सकती है। फातिमा पहले थोड़ी हिचकिचाती है, फिर वह धीरे से बेसबॉल बैट उठाती है और कुछ ही पल में उसके हाथों की ताकत बढ़ने लगती है। उधर शेरिफ बॉयड के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी। नई आई पुलिस ऑफिसर अकोस्टा ने टाउन से भागने की जो कोशिश की थी वह लगभग एक बड़ी दुर्घटना में बदल गई थी। उसे पूरी रात लॉकअप में रखा गया, लेकिन सुबह होने के बाद भी उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। अकोस्टा अब भी इस टाउन में एक सेकंड भी और नहीं रहना चाहती थी। वह कहती है कि वह मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाना भी मंजूर कर लेगी, लेकिन यहाँ रहना नहीं। फिर वह बॉयड से एक बुलेट मांगती है। वह कहती है कि वह अकेले जंगल में चली जाएगी और खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। इस तरह किसी और को परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन बॉयड उसे बुलेट देने से साफ मना कर देता है। वह ठंडे लहजे में कहता है कि इस जगह से अकेले अपने दम पर बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हर इंसान का अंत आखिरकार जंगल में ही हुआ है। इसके बाद बॉयड अकोस्टा को एक ऐसे वेयरहाउस में ले जाता है जहाँ चारों तरफ सामान ही सामान रखा हुआ था। ये उन सभी लोगों की चीजें थीं जो इस टाउन में मारे जा चुके थे। हर सामान के पीछे एक टूटे हुए परिवार की कहानी थी और हर चीज के साथ किसी न किसी की दर्दनाक मौत जुड़ी हुई थी। बॉयड अकोस्टा को एक काम देता है। उसे हर सामान के मालिक के बारे में उसके मरने से पहले की सारी जानकारी पता करनी होगी। शायद इन लोगों की जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो इस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता बता सके। बॉयड उससे वादा करता है कि अगर वह ये काम पूरा कर लेती है और इसके बाद भी मरना चाहती है तो वह खुद उसे एक बुलेट देगा। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम नहीं था, ये इंसानियत और उम्मीद को बचाने की कोशिश भी थी। बॉयड ने एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर अकोस्टा की जिम्मेदारी की भावना को फिर से जगाने की कोशिश की थी ताकि उसके अंदर जीने की इच्छा दोबारा पैदा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ सोफिया अभी भी टाउन में नई मुसीबतें खड़ी करने का मौका ढूंढ रही थी। उसे पता चलता है कि कॉलोनी हाउस में सबसे ज्यादा रेजिडेंट्स रहते हैं, इसलिए वह केनी से कहती है कि वह भी वहां जाकर रहना चाहती है। लेकिन केनी उसे बताता है कि कॉलोनी हाउस पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ है। तब सोफिया तुरंत अपनी बात बदल देती है। वह कहती है कि वह सारा के साथ रह लेगी। उसे सारा पहली नजर में ही एक अच्छी इंसान लगती है। सीधा सादा केनी सोफिया के
असली इरादों को बिल्कुल नहीं समझ पाता, इसलिए वह उसे सीधे सारा के घर ले जाता है। जब सारा को पता चलता है कि सोफिया उसके साथ रहना चाहती है तो वह बिना ज्यादा सोचे उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है। रात होने वाली थी और टाउन कुछ समय के लिए फिर से शांत हो चुका था। फातिमा अपना गुस्सा निकालने के बाद काफी शांत हो गई थी। कमरे में वापस आने पर उसने देखा कि एल्जिन जमीन पर मिट्टी और रेत को किसी चीज के साथ मिला रहा था। फातिमा को समझ नहीं आ रहा था कि एल्जिन आखिर उससे किस काम में मदद करवाना चाहता है। उधर शेरिफ बॉयड अपनी मर चुकी पत्नी एबी की कब्र के पास पहुंचता है। वह ठंडे टूम्बस्टोन के सामने बैठकर अपनी बेबसी और उलझन के बारे में बात करने लगता है, लेकिन तभी अचानक कब्र के पास घास के बीच से एक इंसानी हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। बॉयड पूरी ताकत लगाकर खड़ा होता है, लेकिन नीचे देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। शायद बॉयड को फिर से कोई विजन दिखाई दिया था। इसी बीच टाउन में एक और अजीब घटना होने वाली थी। पिछली घटना से कहानी एक बेहद डरावनी चीज पर पहुंच चुकी थी। एक पुराना और फटा हुआ येलो सूट देखकर सभी के मन में डर और सवाल पैदा हो गए थे। विक्टर इस टाउन के सबसे पुराने रेजिडेंट्स में से एक था, लेकिन उस येलो सूट को देखते ही उसका रिएक्शन सिर्फ डर का नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसा ट्रॉमा था जैसे उसने अपने अतीत की कोई बेहद डरावनी चीज देख ली हो। शेरिफ बॉयड का अंदाजा था कि शायद उस सूट का मालिक बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन इस बात को तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि येलो सूट जिस जगह मिला था वह टाउन के काफी करीब थी और उसका रंग भी इतना अलग था कि इतने सालों तक किसी की नजर उस पर न पड़ना लगभग नामुमकिन था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, किसी ने जानबूझकर उस सूट को वहां रखा था और उसका मकसद था रेजिडेंट्स के अंदर डर पैदा करना। सबको लगने लगा कि इस रहस्य को सुलझाने की सबसे बड़ी कड़ी विक्टर के पास है, इसलिए ओल्ड हेनरी खुद आगे आता है। वह अपने बेटे विक्टर से बात करने का फैसला करता है। उसका मकसद था विक्टर के अंदर डर की वजह से बंद हो चुकी उस पुरानी याद को बाहर निकालना। लेकिन मीटिंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद असली कोर टीम वहीं रुकती है। तभी जेड एक और चौंकाने वाली खबर बताता है। उसने बताया कि व्हाइट क्लोथ्ड बॉय ने उसे चेतावनी दी है कि अब सबके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे का इशारा आखिर किस चीज की तरफ था। जेड बेचैन होकर फिर से अपने रिस्की एक्सपेरिमेंट की बात छेड़ता है। उसे पूरा यकीन था कि उस अजीब मशरूम की मदद से वह अपने दिमाग में छिपे इस दुनिया के रहस्यों को अनलॉक कर सकता है। डॉना ये सुनते ही भड़क जाती है। वह इस तरह की लगभग सुसाइड जैसी हरकत को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बार बॉयड ने जेड का साथ देकर सबको चौंका दिया क्योंकि इतने समय बाद भी टाउन के रेजिडेंट्स मॉन्स्टर्स के रूल्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। अगर वे कुछ रिस्क लेकर नए जवाब तलाशने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे चलकर इसकी कीमत और भी ज्यादा चुकानी पड़ सकती थी। बॉयड वादा करता है कि वह पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जेड के साथ रहेगा और उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करेगा। इसके बाद डॉना के पास भी जेड को रोकने की कोई ठोस वजह नहीं बचती। जब बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो बॉयड की नजरों के सामने जेड अपना अगला कदम उठाने की तैयारी करता है। उधर ईथन को पूरा यकीन था कि उसने अपने मर चुके पिता जिम की आत्मा को देखा था और जिम ने उसे लेक ऑफ टीयर्स नाम की एक जगह खोजने का काम सौंपा था। टैबिथा को लगता था कि ये सिर्फ उसके बेटे की कल्पना है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर उसने ईथन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो वह अकेले ही घर से निकल जाएगा। इसीलिए काफी सोचने के बाद टैबिथा फैसला करती है कि वह ईथन के साथ खुद उस लेक ऑफ टीयर्स को खोजने जाएगी। कम से कम इस तरह वह अपने बेटे की सेफ्टी सुनिश्चित कर सकती थी। पहले टैबिथा अपनी बेटी जूली को भी साथ ले जाने वाली थी, लेकिन जूली इस वक्त पहले से ही काफी परेशान नजर आ रही थी। वह साफ शब्दों में कह देती है कि उसे कहीं नहीं जाना। टैबिथा को लगता है कि शायद जूली की जिंदगी में कोई नया बॉयफ्रेंड आ गया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जूली खुद अपने मर चुके पिता जिम को वापस लाने का रास्ता खोजने में लगी हुई थी। इससे पहले जूली और रैंडल ने पुराने घर में स्टोरी वॉकर से जुड़ी एक रहस्यमयी फेरी टेल बुक खोजी थी और उसमें टाइम ट्रेवल के बारे में जो बातें लिखी थी, इस बात ने जूली और रैंडल दोनों का ध्यान तुरंत खींच लिया। किताब में कहानी का मुख्य किरदार किसी भी चैप्टर में जा सकता था, बस उसे अतीत की कहानी में एक बुकमार्क छोड़ना होता था जिससे वह सही जगह को पहचान सके। जूली तुरंत समझ जाती है कि ये कोई साधारण फेरी टेल नहीं है, असल में ये तो एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वह किताब में बताए तरीके से अपना बुकमार्क बनाने का फैसला करती है। अगर वह सही समय पर वापस पहुंच गई तो शायद वह अपने मर चुके पिता जिम को बचा सकती है। अपने पिता को बचाने की ये जुनूनी चाहत रैंडल को अंदर तक डरा देती है। उसे ये पूरा तरीका काफी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन फिर भी वह जूली का पूरा साथ देने का फैसला करता है। अब दोनों अपनी जान को दांव पर लगाकर इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे। उधर टैबिथा अपना सामान तैयार करके निकलने वाली थी। इस बार डॉना भी उसके साथ जाने वाली थी क्योंकि कॉलोनी हाउस में खाना लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें पुराने सेटलमेंट तक जाकर कुछ सब्जियां लानी थी और उस सेटलमेंट के पास एक लेक भी मौजूद थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही ईथन के सपने वाली लेक ऑफ टीयर्स है या नहीं। उधर कॉलोनी हाउस के दूसरी तरफ हेनरी आखिरकार अपने
अपने बेटे विक्टर को ढूंढ लेता है। ऐसा लगता है जैसे विक्टर येलो सूट वाली बात को फिलहाल भूल चुका था। वह सड़क की दूरी नापने में लगा हुआ था। विक्टर को बार बार ऐसा लग रहा था कि जंगल के पेड़ धीरे धीरे कॉलोनी हाउस की तरफ खिसक रहे हैं। हेनरी उसकी इस बात का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि वह दिलचस्पी दिखाते हुए विक्टर के साथ मिलकर पेड़ों और रास्ते की दूरी नापने लगता है। इससे विक्टर का भरोसा अपने पिता पर बढ़ने लगता है। हेनरी को लगता है कि अब सही वक्त आ गया है। वह बहुत सावधानी से बातचीत को उस येलो सूट की तरफ ले जाता है। इस बार विक्टर उस बात से बचने की कोशिश नहीं करता। वह हेनरी से कहता है कि उसे एक चीज दिखानी है। उधर जूली अपने टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट की तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई थी। वह जानती थी कि अगर कोई मॉन्स्टर उसे आसानी से पकड़ लेता है तो सब खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने अपने लंबे बाल तक काटकर छोटे कर लिए। इसके बाद जूली और रैंडल उन पुराने रूइंस के स्टोन डोर के सामने पहुंचते हैं। जूली अपने साथ कुछ कागज लेकर आई थी। उसका प्लान था कि जैसे ही वह अतीत में पहुंचेगी वह तुरंत उस कागज पर एक सिंबल बना देगी। यही सिंबल उसका बुकमार्क बनेगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो अतीत में बनाया गया सिंबल उसी कागज पर वर्तमान समय में भी दिखाई देना चाहिए। रैंडल को ये पूरा आइडिया बेहद अजीब लग रहा था। फिर भी उसने जूली से वादा किया कि वह उसकी पूरी तरह रक्षा करेगा। उसने तय किया कि अगर जूली 5 सेकंड से ज्यादा समय तक अतीत में रही तो वह उसे जबरदस्ती वापस खींच लाएगा। सब कुछ तैयार था। जूली ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्टोन डोर के अंदर कदम रख दिया। अगले ही पल वह एक सुनसान और बिल्कुल शांत सड़क पर पहुंच गई। जूली को अंदाजा भी नहीं था कि वह टाउन मैसेकर वाले समय में पहुंच चुकी है। उसने जल्दी से कागज पर अपना सिंबल बना दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसके सामने येलो सूट वाला मॉन्स्टर एक लाश को खा रहा था। जूली डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे देख पाता रैंडल ने समय रहते उसे वापस वर्तमान में खींच लिया। कांपते हाथों से जूली ने अपनी जेब से कागज निकाला, लेकिन कागज पूरी तरह खाली था। उसका बुकमार्क एक्सपेरिमेंट एक बार फिर फेल हो चुका था। जूली अपने पिता को बचाने की आखिरी उम्मीद भी टूटती देखकर बुरी तरह रोने लगती है। उधर जंगल के दूसरी तरफ विक्टर हेनरी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। वह हाथ में शवल लेकर जमीन खोदने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे मिट्टी के अंदर एक बॉक्स मिल जाता है। उस बॉक्स में विक्टर की पुरानी ड्राइंग्स रखी हुई थी। विक्टर कांपती आवाज में हेनरी को बताता है कि उसकी ड्राइंग्स में दिखाई देने वाला येलो सूट वाला आदमी भी एक गाड़ी से इस टाउन में आया था। उस वक्त सभी को लगा था कि वह बाकी लोगों की तरह एक साधारण नया रेजिडेंट है, लेकिन फिर टाउन में वह भयानक मैसेकर हुआ। लगभग सभी रेजिडेंट्स मारे गए और विक्टर ने अपनी आंखों से येलो सूट वाले आदमी को अपनी मां की लाश खाते हुए देखा था। लेकिन विक्टर और हेनरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही मॉन्स्टर अब सोफिया का रूप धारण करके दोबारा टाउन के लोगों के बीच घुल मिल चुका है। उधर सोफिया सारा के साथ रहने लगी थी। सोफिया उससे कहती है कि सारा इस टाउन की सबसे दयालु इंसान है, इसी वजह से उसने उसके साथ रहने का फैसला किया है। सारा ये सुनकर काफी खुश होती है, क्योंकि पिछली बार जब उसे मॉन्स्टर्स ने बहकाया था और उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई थी, सारा के साथ इतनी अपनापन भरी बातें करने वाला शायद ही कोई था। लेकिन जैसे ही सारा कमरे से बाहर जाती है, सोफिया तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रही हो। उधर नीचे सारा अचानक दर्द से अपना सिर पकड़ लेती है। उसे एक बार फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस टाउन में एल्जिन और सारा ही ऐसे लोग थे जिन्हें पहले भी उस रहस्यमयी ताकत ने अपने वश में करने की कोशिश की थी। सारा बिना कुछ छिपाए अपनी परेशानी बताती है। वह धीमी और डरावनी आवाज उसे एक अजीब सा आदेश देती है। उसे रेस्टोरेंट में जाना है, वहां रखे पब्लिक वाटर जग से एक ग्लास पानी लेना है, उसका एक घूंट पीना है और फिर उसी पानी को वापस जग में डाल देना है। देखने में ये आदेश बिल्कुल हार्मलेस लगता है, लेकिन सारा को डर था कि उसके ऊपर लगा कर्स कहीं वायरस की तरह पानी के जरिए दूसरे लोगों तक न पहुंच जाए। तभी वह आवाज उसे धमकी देती है, अगर उसने दोपहर 12 बजे से पहले ऐसा नहीं किया तो जिन लोगों की उसे परवाह है उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। सारा अभी भी तय नहीं कर पाती कि उसे उस आवाज की बात माननी चाहिए या नहीं। फिर भी वह जैसे किसी अनजानी ताकत के पीछे चलती हुई रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहां नया सर्वर उसके साथ बेहद अच्छे तरीके से पेश आता है, यहाँ तक कि वह सारा से कहता है कि वह आगे भी काम करने के लिए वापस आ सकती है। उसकी इस छोटी सी इंसानियत से सारा का फैसला बदल जाता है। वह उस रहस्यमयी आवाज के कहे बाकी काम को करने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वह ग्लास का पानी सिंक में डाल देती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक जोरदार चीख सुनाई देती है। सभी लोग घबराकर बाहर भागते हैं। वहां सोफिया जमीन पर गिरी हुई थी। वह बताती है कि वह अभी ऊपर खड़ी थी और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया हो। पास खड़ी सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसी रहस्यमयी ताकत की तरफ से उसके लिए वार्निंग थी, इसलिए वह तुरंत वापस रेस्टोरेंट में चली जाती है। इस बार सारा किसी भी तरह का विरोध करने की हिम्मत नहीं करती। वह बिल्कुल उसी तरह उस आवाज के आदेश का पालन करती है, लेकिन इसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं होती। सर्वर उस पानी को सीधे सिंक में डाल देता है। उधर कॉलोनी हाउस में फातिमा और एल्जिन अपने कमरे में कुछ अजीब काम कर रहे थे। उन्होंने कमरे के अंदर काफी सारी सीमेंट इकट्ठी कर रखी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा आखिर क्या बनाने वाली है। तभी केनी नीचे से गुजरते हुए ऊपर की सीलिंग पर पानी के निशान
देखता है। वह उन निशानों का पीछा करते हुए फातिमा के कमरे तक पहुंचता है। अंदर जाकर वह देखता है कि फातिमा पूरी लगन से सीमेंट और मिट्टी को मिलाकर कुछ बना रही है। उधर बॉयड अब भी उन सुरागों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक कुछ याद नहीं आया था। तभी केनी उसके ऑफिस में पहुंचता है। वह बॉयड से कहता है कि उसे फातिमा की हालत देखने कॉलोनी हाउस चलना चाहिए। दोनों वापस कॉलोनी हाउस पहुंचते हैं। कमरे का नजारा देखकर बॉयड भी हैरान रह जाता है। वह सावधानी से फातिमा से पूछता है कि वह आखिर क्या कर रही है। फातिमा बिल्कुल शांत होकर बताती है कि वह एक बहुत बड़ा मड फिगर बना रही है। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने अंदर कुछ बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। उसे अब भी ऐसा लगता था कि उसके अंदर पल रहे उस अजन्मे बच्चे के साथ उसका कोई अजीब कनेक्शन है। उसे लगता था कि वह चीज फातिमा के डर को महसूस कर सकती है और उसी डर से खुश होती है। इसलिए फातिमा एक गार्डियन जायंट बना रही थी। उसके कल्चर में ऐसा जायंट होप का सिंबल माना जाता है और उसके लिए ये उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने का एक तरीका भी था। फातिमा जितनी ज्यादा मिट्टी अपने हाथों से उस जायंट को आकार देती, उतना ही उसका हौसला मजबूत होता जाता। बॉयड उसकी बात सुनकर अंदर तक प्रभावित होता है। वह फातिमा की इस लड़ाई और उसके दर्द को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह फैसला करता है कि उसे अपने तरीके से लड़ने के लिए पूरा स्पेस दिया जाए। साथ ही बॉयड मन ही मन प्रार्थना करता है कि फातिमा इस दिखाई न देने वाली लड़ाई में जीत जाए। उधर अबैंडन्ड सेटलमेंट की तरफ जाते हुए टबिथा अपने अंदर की सारी उलझन और डर डॉना के सामने रखती है। अपने पति जिम की मौत, उसके दिमाग में आती ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थी और आने वाले समय को लेकर अनिश्चितता, इन सब ने उसे अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर ईथन को लेक ऑफ टीयर्स के बारे में सच्चाई पता चली और उसे वहां कुछ नहीं मिला तो उसका छोटा बेटा कितनी बुरी तरह टूट जाएगा। इसी बीच ईथन को एक छोटी सी घायल चिड़िया दिखाई देती है। ईथन को याद आता है कि इन सालों में टाउन के अंदर सिर्फ क्रोज दिखाई दिए हैं, इसीलिए उसे लगता है कि इस चिड़िया का यहाँ मिलना कोई सामान्य बात नहीं बल्कि एक साफ सिग्नल है। अगर सेटलमेंट की लेक सच में वही लेक ऑफ टीयर्स है तो शायद उसके अंदर मौजूद जादुई शक्ति इस घायल चिड़िया को ठीक कर सकती है। टबिथा कुछ नहीं कहती, वह बस अपने बेटे के साथ इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट को एक बार आजमाने का फैसला करती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग अबैंडन्ड सेटलमेंट पहुंच जाते हैं। डॉना बाकी लोगों से कहती है कि वे पहले वहां से खाने पीने का सामान इकट्ठा करें। वहीं ईथन घायल चिड़िया को लेकर लेक के किनारे पहुंच जाता है। टबिथा अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर उसे इशारा करती है कि अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा सकता है। डॉना भी उनकी मदद करने के लिए नीचे बैठ जाती है, लेकिन जिस मिरेकल की उन्हें उम्मीद थी वह नहीं होता। चिड़िया को कई बार लेक के पानी से भिगोने के बाद भी उसके घाव में कोई सुधार नहीं आता। ईथन की उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है, लेकिन तभी वहां मौजूद किसी व्यक्ति को जमीन में दबा हुआ एक रोप दिखाई देता है। वह उत्सुकता से उसे जोर लगाकर खींचता है और अगले ही पल लेक के पानी से एक अजीब सी चीज बाहर तैरती हुई दिखाई देती है। कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पिछली घटनाओं के बाद टाउन के रेजिडेंट्स एक बार फिर अपनी उम्मीदों के टूटने से जूझ रहे थे। लेक ऑफ टीयर्स भी अब सिर्फ एक खूबसूरत उम्मीद जैसी लग रही थी, लेकिन इस टाउन की सबसे डरावनी बात रात में घूमने वाले मॉन्स्टर्स नहीं थे। सबसे भयानक चीज ये थी कि ये जगह हर इंसान के दिल में छिपे सबसे गहरे डर को पहचान लेती थी और फिर उसी डर को हकीकत बनाकर उन्हें धीरे धीरे निराशा की तरफ धकेलती थी। लेकिन शायद इस निराशा की भी एक लिमिट थी। अगर रेजिडेंट्स उस लिमिट को पार कर गए तो शायद इस टाउन में रहने वाले हर इंसान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। शायद यही वजह थी कि व्हाइट क्लोथ बॉय ने कहा था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब टाउन में जिंदा रहना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि सर्वाइवर्स को एक नए तरह के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा था। ये मॉन्स्टर्स टैलिस्मन्स की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर सकते थे और सीधे दीवार तोड़कर घरों के अंदर घुस सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे टाउन अब अपने हर रेजिडेंट को खत्म करने पर तुला हुआ है। लेकिन इसी बीच जेड आखिरकार एक बेहद महत्वपूर्ण क्लू तक पहुंच चुका था। उसका काम लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन इसी क्लू की वजह से वह खुद भी एक बहुत बड़े खतरे में फंसने वाला था। कहानी पिछले हिस्से से आगे बढ़ती है। ईथन बाकी लोगों के साथ एक बहुत बड़ी लेक के किनारे पहुंचता है, लेकिन लेक का पानी बिल्कुल सामान्य था। इसे देखकर साफ हो जाता है कि शायद यही वह लेक ऑफ टीयर्स नहीं है जिसे ईथन ढूंढ रहा था। हालांकि वहां सब्जियां इकट्ठी कर रहे रेजिडेंट्स को लेक के अंदर कुछ अजीब चीज जरूर दिखाई देती है। सभी लोग मिलकर रोप को पूरी ताकत से खींचते हैं और उस चीज को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे उसे किनारे तक खींच लाते हैं। जब घनी जलीय घास को हटाया जाता है तो वहां से 3 इंसानों जैसी गुड़िया दिखाई देती हैं। सभी लोग उन्हें देखकर डर से सन्न रह जाते हैं। इन गुड़ियों का चेहरा और शरीर बेहद अजीब था। डॉना को देखते ही जैसे कुछ याद आता है। वह तुरंत एक सिजर्स लाती है और एक गुड़िया का सीना काटकर खोल देती है। अंदर कपड़े की पट्टियां और सूखी घास भरी हुई थी। डॉना का चेहरा देखते ही सफेद पड़ जाता है। आमतौर पर ऐसी इंसान जैसी गुड़ियों को लोग स्केयरक्रो की तरह बाहर रखते हैं। इनका मकसद सिर्फ खेतों में आने वाले पक्षियों को डराकर भगाना होता है, लेकिन इन तीनों गुड़ियों को लेक के अंदर क्यों डुबोया गया था? शायद इन्हें जानबूझकर लेक की गहराई में किसी चीज को दबाए रखने के लिए इस्तेमाल
किया गया था। ये सोचकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन गुड़ियों के नीचे क्या छिपा है, लेकिन हर किसी को अपनी पीठ के पीछे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। डॉना तुरंत फैसला करती है। वह सभी से कहती है कि इन गुड़ियों के पेट के अंदर पत्थर भर दिए जाएं। इसके बाद उन्हें जितनी जल्दी हो सके वापस लेक की गहराई में डुबोना होगा, क्योंकि अगर सच में इनके अंदर किसी डरावनी चीज को कैद करके रखा गया है और वह बाहर निकल गई तो पूरी मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन तभी टैबिथा के दिमाग में कुछ बिखरी हुई तस्वीरें चमकने लगती हैं। डॉना को उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगता है। वह टैबिथा को एक तरफ ले जाकर पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। टैबिथा घबराई हुई आवाज में बताता है कि ये गुड़ियाएं उसे बेहद जानी पहचानी लग रही हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने इन्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन उसकी यादें पूरी तरह साफ नहीं थीं। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। तभी बाकी लोग तीनों गुड़ियों के अंदर पत्थर भर देते हैं। सभी मिलकर उन्हें दोबारा लेक में फेंक देते हैं, लेकिन एलिस को अभी भी भरोसा नहीं था। वह एक लंबी लकड़ी लेकर पानी में उन्हें जोर जोर से धकेलता है। जब तक तीनों गुड़ियां पूरी तरह लेक की गहराई में नहीं चली जाती, वह पीछे नहीं हटा। इसके बाद ही वह राहत की सांस लेता है। वहीं टैबिथा लगातार उन गुड़ियों को देखता रहता है, जैसे अपने दिमाग में किसी पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। डॉना दूसरी तरफ मजबूरी में आग जला देती है। अब अंधेरा होने से पहले उनके पास वापस जाने का समय नहीं बचा था, इसलिए उन्हें उसी अबैंडन्ड सेटलमेंट के एक पुराने घर में रात बिताने का फैसला करना पड़ा। धीरे धीरे रात हो जाती है। सभी लोग उस लकड़ी के घर के अंदर सहमे हुए बैठे रहते हैं। दरवाजे पर टैलिस्मैन लटका हुआ था, फिर भी किसी के दिमाग से दिन में देखी गई स्ट्रॉ डॉल्स की तस्वीर नहीं निकल रही थी। तभी अचानक लेक की तरफ से एक अजीब सी गाने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही टैबिथा के दिमाग में दबी हुई एक पुरानी याद जाग जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसके पास भी बिल्कुल ऐसी ही गुड़ियाएं थीं। तब एक आदमी ने उससे कहा था कि ये गुड़ियाएं बुरे सपने लेकर आती हैं, इसीलिए उन गुड़ियाओं को लेक में फेंक दिया गया था। लेकिन जब उस आदमी की मौत हुई तो वही बुरे सपने लेक से बाहर निकल आए थे। टैबिथा जोर से चिल्लाता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि लकड़ी के घर के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। अचानक एक ताकतवर आकृति दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वही स्ट्रॉ डॉल्स जैसे जिंदा हो चुकी थीं। वे घर के अंदर मौजूद लोगों पर बेरहमी से हमला करने लगी हैं। एक आदमी समय पर पीछे नहीं हट पाता और एक गुड़िया उसके जबड़े को चीर देती है। वहीं एक महिला रेजिडेंट डर कर अकेले घास के बीच छिप जाती है, लेकिन वहां भी एक दूसरी स्ट्रॉ डॉल उसका इंतजार कर रही थी। एलिस हाथ में लकड़ी लेकर पूरी ताकत से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी लकड़ी इन गुड़ियाओं पर कोई खास असर नहीं करती। डॉना ईथना और उसकी माँ को बचाकर वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पीछे भी एक स्ट्रॉ डॉल आ जाती है। सब कुछ खत्म होने ही वाला था। तभी टैबिथा को अचानक याद आता है कि इन मॉन्स्टर्स को कैसे रोका जा सकता है। वह तुरंत एक वुडन स्टिक निकालता है जो पहले उस वुडन पपेट स्टैच्यू में लगी हुई थी। फिर वह उसे स्ट्रॉ डॉल की पीठ में पूरी ताकत से घोंप देता है। लकड़ी ऐसे अंदर चली जाती है जैसे किसी नरम चीज में घुस रही हो। दूसरी स्ट्रॉ डॉल शायद समझ जाती है कि उसका कमजोर हिस्सा सामने आ चुका है। वह हमला करने के बजाय तुरंत पीछे मुड़ती है और वहां से भाग जाती है। उधर जेड अपने दिमाग में दबी यादों को जगाने के लिए एक और बेहद खतरनाक कदम उठा चुका था। उसने हेलुसिनोजेनिक मशरूम खा लिया था। शुरुआत में इस एक्सपेरिमेंट का कोई असर दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी जेड की नजर कांच पर चल रही एक स्पाइडर पर पड़ती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि शायद अब वह हेलुसिनेशन में जाने वाला है। सुरक्षा के लिए वह बॉयड से कहता है कि वह हर वक्त उसके पास रहे। दोनों एक सेफ वर्ड भी तय करते हैं। अगर जेड पूरी तरह हेलुसिनेशन में फंस जाए और वापस ना आ पाए तो बॉयड को सिर्फ एक खास शब्द बोलना होगा। उसे कहना होगा मैजेस्टिक। ये शब्द जेड को वापस रियलिटी में लाने का सिग्नल होगा। धीरे धीरे मशरूम का असर जेड के शरीर पर होने लगता है। उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं। वह बार बार खुद से पूछने लगता है कि आखिर वह इस टाउन से बाहर कैसे निकल सकता है। तभी अचानक उसके कानों में वायोलिन की आवाज सुनाई देती है। जेड हैरान होकर सामने देखता है। वहां खड़ा छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका 12 साल का खुद का रूप था। जेड को याद आता है कि उस समय उसकी ग्रैंडमदर जिंदगी के आखिरी दौर में थी। छोटा जेड उसे खोने से बहुत डरता था, इसलिए वह पूरा दिन अपनी ग्रैंडमदर का पसंदीदा गाना वायलिन पर बजाता रहता था। हालांकि जेड को इसमें टाउन से बाहर निकलने का कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था। तभी जब जेड अपना कंट्रोल खोने की कगार पर पहुंच जाता है, उसके सामने अचानक एक जाना पहचाना आदमी दिखाई देता है। ये वही रहस्यमयी आदमी था जिसे जेड पहले जंगल में पेड़ से कील से बंधा हुआ देख चुका था। उस आदमी के हाथ में खून से भरी एक खोपड़ी थी। वह जेड की तरफ खोपड़ी बढ़ाते हुए बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, अंकुई। बॉयड को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह जेड से कहता है कि अगर ये सब सिर्फ हेलुसिनेशन है तो खोपड़ी में मौजूद खून पीने से कोई असली नुकसान नहीं होना चाहिए। जेड भी उसकी बात मान लेता है। वह खोपड़ी में भरा हुआ अजीब सा तरल पूरा पी जाता है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी आदमी गायब हो जाता है। उसकी जगह जेड का 12 साल का रूप सामने आ जाता है। छोटा जेड उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी मर्जी से मेमोरीज को चुन नहीं सकता। अगर
अगर उसने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं जिन्हें देखना वह बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन जेड अब सच जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वह बिना डरे छोटे जेड के पीछे चल पड़ता है। दोनों घने जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद जेड हैरान रह जाता है क्योंकि वह खुद को कॉलोनी हाउस के सामने खड़ा पाता है, लेकिन वहां का नजारा बेहद डरावना था। दरवाजे के बाहर कई लाशें पड़ी थीं और जो लोग अभी जिंदा थे वे भी बिल्कुल खाली नजरों से वायोलिन बजा रहे थे। जेड जब उनके करीब जाता है तो उसे असली सच्चाई दिखाई देती है। ये सभी लोग अलग अलग समय के जेड के ही पिछले जीवन थे और उनकी लाशों को देखकर एक और बात साफ हो जाती है, उन्हें मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा था, उनकी हत्या इंसानों ने की थी। तभी छोटा जेड उसे इस भयानक सच्चाई के बारे में बताता है। हर बार जब जेड अपनी पिछली जिंदगी में इस टाउन के रहस्य के बेहद करीब पहुंचता था और सच दूसरों के सामने लाता था तो टाउन के लोग उस पर ही टूट पड़ते थे। वे सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे उनका डर और गुस्सा उन्हें पागल बना देता था और आखिर में वे खुद जेड को मार डालते थे। यानी फ्रॉमविल का कर्स एक अंतहीन साइकिल था। हर बार वही घटनाएं दोहराई जाती थी और हर बार जेड उसका शिकार बन जाता था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि टैबिथा का अंजाम हर बार उससे भी बुरा होता था। डर और निराशा जेड पर हावी होने लगती है। वह छोटे जेड से पूछता है कि इस साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है, लेकिन छोटा जेड कोई जवाब नहीं देता। वह बस कॉलोनी हाउस के अंदर चला जाता है। जेड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तभी उसे बेसमेंट में एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। बॉयड के साथ मिलकर वह दरवाजे के सामने रखा सामान हटाता है। दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबी और अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। जेड आगे बढ़ता जाता है। बॉयड भी उसके पीछे चलता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बॉयड को जैसे कुछ याद आता है। वह जेड से कहता है कि अब आगे नहीं जाना चाहिए। वह उसे वापस लौटने के लिए कहता है, यहाँ तक कि वह उनका तय किया हुआ सेफ वर्ड भी बोलता है, कैप्रिकॉर्न। लेकिन जेड को पूरा यकीन था कि असली जवाब अब ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वह रुकने से इनकार कर देता है और सुरंग के आखिर तक पहुंच जाता है। वहां एक डरावना पत्थर का कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का स्लैब रखा हुआ था। छोटा जेड बताता है कि यही वह जगह है जहां उन बच्चों की बलि दी गई थी। जेड उससे पूछना चाहता है कि उन बच्चों को बचाने का तरीका क्या है, लेकिन तभी कुछ इंसानों जैसे मॉन्स्टर्स अचानक उसके सामने आ जाते हैं। अब जेड को समझ आता है कि ये सिर्फ बच्चों की बलि देने की जगह नहीं थी, ये मॉन्स्टर्स का ठिकाना भी था। जेड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर्स उसे जबरदस्ती बीच में बने पत्थर के स्लैब के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही स्लैब उसके ऊपर बंद होने लगता है, जेड को एक मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वह बच्चा उसकी तरफ देखकर कहता है, अंक हुए। अगले ही पल जेड चीखते हुए शेरिफ स्टेशन की कुर्सी पर जाग जाता है। बॉयड अभी भी उसके पास मौजूद था। तब जेड को पता चलता है कि वह कहीं गया ही नहीं था। वह पूरी यात्रा हेलुसिनेशन का हिस्सा थी। लेकिन इस डरावने अनुभव के बाद जेड की आंखों में पहली बार कोई साफ जवाब दिखाई दे रहा था। उसे अब लग रहा था कि उसने आखिरकार इस जगह के रहस्य की एक अहम कड़ी समझ ली है। फोर्ब्स पल्स 1। उधर टाउन के बाकी लोग अभी भी डर के बीच जी रहे थे। क्लिनिक में क्रिस्टी और मरियल सोफिया के घायल हाथ का इलाज कर रही थीं। कुछ समय पहले सोफिया एक सूखे हुए वाटर टैंक में गिर गई थी, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। क्रिस्टी सावधानी से उसकी हड्डी को सही जगह पर सेट कर देती है। लेकिन सोफिया के साथ जो कुछ हो रहा था उसके पीछे अभी एक और रहस्य छिपा हुआ था। साथ ही मरियल को एम्बुलेंस से मेडिकल सपोर्ट लेने के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे जूली और रैंडल दिखाई देते हैं, जो अभी अभी वापस आए थे। मरियल ज्यादा सवाल नहीं करती और सीधे एम्बुलेंस के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह एक कैबिनेट खोलती है, अचानक कुछ अजीब होता है। उसके दोनों हाथों में अचानक लोहे की बेड़ियां दिखाई देने लगती हैं। उसी समय रेडियो से किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। क्लिनिक में क्रिस्टी काफी देर तक मरियल का इंतजार करती रहती है। जब वह वापस नहीं आती तो क्रिस्टी उसे देखने एम्बुलेंस के अंदर जाती है। वहां मरियल जमीन पर बैठी होती है और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ा हुआ था। उधर क्लिनिक में जूली और रैंडल के बीच जोरदार बहस चल रही थी। 2 बार असफल होने के बावजूद जूली स्टोरी वॉकिंग छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन रैंडल ने जो कुछ जूली ने देखा था वह खुद नहीं देखा था, इसलिए उसे लगता था कि ये सब जूली के दिमाग की बनाई हुई चीजें हैं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि हर बार स्टोरी वॉकिंग के दौरान जूली का शरीर बुरी तरह कांपने लगता था। अगर अगली बार कुछ गलत हो गया तो शायद जूली वापस ही ना आ पाए। उन दोनों की पूरी बहस सोफिया सुन रही थी। इसी दौरान उसकी नजर मरियल और क्रिस्टी पर पड़ती है, जो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रही
रही थीं। सोफिया के चेहरे पर एक हल्की सी अजीब मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल मरियल को फिर से अपने हाथों पर उन बेड़ियों का एहसास होने लगता है। असल में पिछले अनुभव ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। वह उस घटना को भूल ही नहीं पा रही थी। क्रिस्टी लगातार उसे शांत करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मरियल की हालत थोड़ी संभलती है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह अनुभव सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं था। खासकर रेडियो से आने वाली चीखें। मरियल ने उन आवाजों को बिल्कुल साफ सुना था। उन चीखों के बीच उसे केनी के पिता की आवाज भी सुनाई दी थी। इससे मरियल को यकीन हो जाता है कि इस टाउन में मरने के बाद भी लोगों की आत्माएं यहाँ फंसी रहती हैं। वे लगातार दर्द और तकलीफ झेलती रहती हैं। उसे लगता है कि फ्रॉमविल किसी बेहद प्राचीन जीव की तरह है जो इंसानों की निराशा और पीड़ा पर पलता है, और यहाँ बचे हुए सभी लोग बस उसके पाले हुए शिकार हैं। उधर कॉलोनी हाउस में फातिमा अभी भी अपने विशाल गार्डियन फिगर को बनाने में लगी हुई थी। केनी उससे मिलने आता है। वह पहले अपने रवैये के लिए फातिमा से माफी मांगता है। केनी मानता है कि उस समय वह डर और घबराहट में इतना उलझ गया था कि फातिमा की बात समझ ही नहीं पाया। साथ ही वह जानना चाहता है कि उस मॉन्स्टर के साथ जुड़ने के बाद फातिमा को आखिर कैसा महसूस होता है। फातिमा बताती है कि उस एहसास को शब्दों में समझाना लगभग नामुमकिन है। कई रातों तक वह खिड़की के पास खड़ी होकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करती थी, लेकिन उसे कभी पता नहीं होता था कि मॉन्स्टर सामने आने के बाद उसके साथ क्या करेगा। इसी दौरान नीचे हेनरी बुरी तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। वह लगातार येलो सूट वाले आदमी को गालियां दे रहा था। आखिर उसी मॉन्स्टर ने उसकी पत्नी मिरांडा को बेरहमी से मार डाला था। हेनरी नशे में पियानो बजाते हुए अपना गुस्सा निकाल रहा था। शायद इसी तरह वह अपने अंदर भरे डर और नफरत को बाहर निकाल पा रहा था। और विक्टर ने बचपन में अपनी माँ के साथ जो कुछ होते हुए देखा था, उसके बाद उस पर कितना गहरा मानसिक असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद केनी वहां पहुंच जाता है और हेनरी को संभालता है। वह उसे उठाकर वापस कमरे में ले जाता है। जब बाकी लोग वहां से चले जाते हैं, तब विक्टर आखिरकार अपने बचपन की ड्राइंग्स निकालता है और फिर वह हेनरी को येलो सूट वाले आदमी के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर बताता है कि कैसे उस येलो सूट वाले आदमी ने पूरे टाउन को तबाह किया था। अब फ्रॉमविल की कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रेजिडेंट्स अब कर्स को तोड़ने के लिए मॉन्स्टर्स का सामना करने वाले थे, लेकिन इस लड़ाई की कीमत भी बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही टाउन के सबसे अहम लोगों में से एक की जान खतरे में आने वाली थी। लेकिन जेड का ये क्रेजी आइडिया सुनते ही शेरिफ बॉयड इसका जोरदार विरोध करता है। बॉयड को लगता है कि जेड पूरी तरह पागल हो चुका है। उसके मुताबिक ये सब सिर्फ हेलुसिनोजेनिक मशरूम की वजह से आए हुए भ्रम हैं। आखिर पूरे दिन दोनों शेरिफ स्टेशन में ही मौजूद थे और कहीं गए तक नहीं थे, लेकिन जेड को पूरा यकीन था कि उसने जो कुछ देखा वो सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं था, वो उसके दिमाग की गहराई में छिपी हुई मेमोरीज थीं। जेड का मानना था कि उन बच्चों की हड्डियां ही इस नाइटमेयर वर्ल्ड को चलाने वाली एनर्जी का कोर हैं, और हर रात दिखाई देने वाले मॉन्स्टर्स असल में उन्हीं हड्डियों की रखवाली करने वाले गार्ड्स हैं। यही वजह है कि वे दिन में दिखाई नहीं देते। अगर किसी तरह उन बच्चों की हड्डियों को वहां से निकालकर सही तरीके से दफना दिया जाए तो शायद उन बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है, और साथ ही ये पूरा नाइटमेयर वर्ल्ड भी टूट सकता है। लेकिन बॉयड को ये थ्योरी पूरी तरह बेतुकी लगती है। वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से उन मॉन्स्टर्स का सीधे सामना करना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। जब जेड को समझ आ जाता है कि बॉयड उसकी बात आसानी से मानने वाला नहीं है, तो वह उसके सामने एक ऐसा चैलेंज रखता है जिसे बॉयड मना नहीं कर सकता। जेड बताता है कि अपनी हेलुसिनेशन में उसने उस जगह का रास्ता देखा था जहां उन बच्चों की हड्डियां दफन हैं, और उस जगह तक पहुंचने वाला सीक्रेट एंट्रेंस कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में कहीं छिपा हुआ है। अगर उन्हें सच में वो दरवाजा मिल जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि जेड की हेलुसिनेशन सिर्फ उसके दिमाग की उपज नहीं थी। बॉयड कुछ देर सोचने के बाद हामी भर देता है। वह कहता है कि अगर वो सीक्रेट डोर सच में मौजूद हुआ तो वह जेड के प्लान पर गंभीरता से विचार करेगा। दोनों गंभीर चेहरे के साथ कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में पहुंचते हैं। वहां नई महिला पुलिस अधिकारी अभी भी लगातार सामान व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। ये वही टास्क था जो बॉयड ने उसे दिया था। उसे हर खोई हुई चीज के पीछे छिपी कहानी पता करनी थी, ताकि वह खाली बैठकर अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल न लाती रहे। बॉयड उसे इतनी गंभीरता से काम करते देखकर संतुष्ट होकर सिर हिला देता है। इसके बाद सभी लोग बेसमेंट में रखा सामान हटाना शुरू करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि सामान के पीछे कोई सीक्रेट डोर जरूर छिपा होगा, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद सामने सिर्फ एक मजबूत और ठंडी दीवार दिखाई देती है। वहां कोई सीक्रेट डोर नहीं था। जेड का पूरा भरोसा उसी पल टूट जाता है। बॉयड के पास भी उसे दिलासा देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वह बस जेड को वहां से बाहर ले जाता है। बॉयड इस तरह की निराशा पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन इस डरावने टाउन में जीने के लिए हर इंसान को
निराशा के बीच भी उम्मीद ढूंढना सीखना पड़ता था। हालांकि जेड अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी हेलुसिनेशन बेकार थी। उसे अब भी लगता था कि उसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसी बीच डेप्यूटी केनी एक और बुरी खबर लेकर आता है। उसने कॉलोनी हाउस में हेनरी को बुरी तरह टूटकर रोते हुए देखा था। असल वजह ये थी कि विक्टर ने आखिरकार उसे उसकी पत्नी की मौत की पूरी सच्चाई बता दी थी और उसकी पत्नी की मौत के पीछे असली जिम्मेदार वही येलो सूट वाला बूढ़ा आदमी था जो टाउन के अंदर घुल मिलकर घूम रहा था। बॉयड ये सुनकर बेहद हैरान रह जाता है। तभी बाहर से रेजिडेंट्स की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सबकी नजर ऊपर जाती है। विक्टर न जाने कब घर की छत पर जाकर खड़ा हो चुका था। सभी को लगता है कि शायद विक्टर अपनी जान देने वाला है। बॉयड तुरंत सावधानी से छत पर चढ़ता है और उससे पूछता है कि वह वहां क्यों खड़ा है। विक्टर बताता है कि जब से उसने अपने पुराने ड्राइंग्स वाला बॉक्स निकाला है उसके दिमाग में कई भूली हुई मेमोरीज वापस आने लगी हैं। उसे याद आता है कि एक समय एक आदमी इस टाउन के डर और आतंक को सहन नहीं कर पाया था, इसलिए उसने इसी जगह से नीचे छलांग लगा दी थी, लेकिन उसकी मौत तुरंत नहीं हुई थी। वह कई दिनों तक दर्द में तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हुई। बॉयड इसी मौके पर जंगल में मिली उस येलो सूट का जिक्र करता है। विक्टर आखिरकार मान लेता है कि उस येलो सूट के मालिक ने सच में कभी इस टाउन में कदम रखा था। विक्टर को याद है कि वह एक बहुत बड़ी ब्राउन कार चलाकर यहाँ आया था और वह कार आज भी जंगल के अंदर बाकी छोड़ी हुई गाड़ियों के साथ खड़ी है। ये सुनते ही बॉयड के अंदर फिर उम्मीद जाग जाती है। वह विक्टर से और ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉलोनी हाउस के बाहर हलचल मच जाती है। डॉना एक टीम के साथ अबैंडन्ड सेटलमेंट से वापस लौटती है। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उनके पीछे एक इंसान की ठंडी लाश भी लाई जा रही थी। लाश देखते ही बॉयड का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत आगे बढ़कर डॉना से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। डॉना कांपती हुई आवाज में बताती है कि उनकी टीम का एक सदस्य रॉजर मर चुका है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस इंसान को मारने वाले हत्यारे असल में झील से बाहर निकली कुछ विशाल गुड़िया डॉल्स थीं। अच्छी बात यह रही कि इसी अफरा तफरी में टबिथा ने एक टोटम पोल से एक डॉल को मारकर खत्म कर दिया, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। टबिथा आगे बताती है कि ये डॉल्स असल में उसके बचपन के खिलौने थे। बाद में उनसे डरने वाले एक आदमी ने उन्हें झील में फेंक दिया था। टबिथा अंदाजा लगाती है कि ये सारी हत्यारी डॉल्स असल में इंसानों के अपने डर से ही जन्म लेती हैं। ये खोज एक बेहद डरावनी थियोरी को जन्म देती है। मर चुके रेजिडेंट्स का डर और उनके बुरे सपने धीरे धीरे इसी जंगल में समा रहे हैं और नए मॉन्स्टर्स का रूप ले रहे हैं। पहले नेथन का डर था, जिन सिकाडास झींगुर से वो डरता था, अब वही खिलौने की डॉल्स बन गई हैं जिन्हें कभी फेंक दिया गया था। ये खबर सुनते ही डोना के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ता है। टाउन के लोग पहले ही इतना कुछ झेल चुके हैं। रात को घूमने वाले स्माइली मॉन्स्टर से बचना ही काफी था, अब दिन के बुरे सपने भी हकीकत बनकर सामने आने लगे हैं। इस भारी मानसिक दबाव में डोना को अचानक हार्ट अटैक आता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसके पीछे खड़ा बॉयड हैरान रह जाता है। दौड़कर पास पहुंचता है तो पाता है कि डोना की सांस और दिल दोनों रुक चुके हैं। अब मौत के खिलाफ एक अजीब सी दौड़ शुरू हो जाती है। बॉयड एक तरफ सीपीआर देना शुरू करता है, दूसरी तरफ किसी को क्लिनिक से मदद बुलाने भेजता है। क्रिस्टी डिफिब्रिलेटर शॉक मशीन लेकर सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन बार बार शॉक देने के बावजूद डोना कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जब दोनों डॉक्टर्स लगभग हार मान चुके होते हैं, बॉयड आंखों में आंसू लिए बार बार सीपीआर देना जारी रखता है। आखिरकार चमत्कार हो जाता है। डोना की धड़कन वापस आ जाती है, लेकिन चूंकि उसके दिमाग को लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिली थी, उसकी पल्स पर लगातार नजर रखना जरूरी हो जाता है। बॉयड जैसे हर मांग पूरी करने को तैयार रहता है। वो दौड़कर स्टोरेज रूम से वायर्स लाता है और एम्बुलेंस से मॉनिटर तक निकाल लाता है। अब डोना गहरी बेहोशी कोमा में चली जाती है। वो कब होश में आएगी ये कोई नहीं जानता। आखिर डोना ही तो कॉलोनी हाउस की मानसिक रीढ़ थी। सारे रेजिडेंट्स बाहर इकट्ठा होकर चुपचाप प्रार्थना करते रहते हैं। बॉयड गंभीर चेहरे के साथ डोना के बिस्तर के पास बैठा रहता है। वो सोच भी नहीं पाता कि अगर उसने अपना सबसे भरोसेमंद साथी खो दिया तो वो आगे कैसे टिक पाएगा। तभी अचानक वहां मरा हुआ प्रीस्ट प्रकट होता है। बॉयड को एक बार फिर वो इल्यूजन, मानसिक भ्रम दिखने लगता है। जब भी उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा उथल पुथल में होती हैं, तब उसे ऐसे दर्शन होते हैं। असल में हर ऐसा भ्रम बॉयड के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस के अलग अलग हिस्सों को दर्शाता है। दोनों साथ मिलकर याद करते हैं कि टाउन में पहली बार आने पर डोना से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। उसकी शांत सोच और व्यावहारिक अंदाज ने ही सबको जिंदा रहने की उम्मीद दी थी। बॉयड यहाँ तक मान लेता है कि अगर डोना न होती तो शायद वो खुद भी वो इंसान न बन पाता जो आज है और टाउन में इतने सारे लोग जिंदा भी न बचे होते। तभी प्रीस्ट अचानक जेड के उस प्रपोजल का जिक्र छेड़ देता है। शायद वही सबको इस मुसीबत से निकालने की चाबी है। बॉयड गुस्से में उसे टोक देता है। अभी इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है। लेकिन तभी बिस्तर पर लेटी डोना अचानक अपनी आंखें खोल देती है। बॉयड के मुंह से एक लंबी राहत की सांस निकलती है। वो दौड़कर बाहर जाता है और सबको डोना के होश में आने की खबर सुनाता है। इतने लंबे समय से छाया घना अंधेरा जैसे थोड़ा छंटने लगता है। अचानक बॉयड को कुछ याद आता है। वो जल्दी जल्दी कॉलोनी हाउस से बाहर निकलता है और वहां फिर से मरे हुए प्रीस्ट की परछाई दिखाई देती है। असल में बॉयड भी अंदर ही अंदर उस थियोरी से डरा हुआ था कि डर हकीकत बन सकता है। अगर ये सच निकला तो टाउन के लोग
लोग अब आराम से रह भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से अब उसे इस श्राप को जल्द से जल्द तोड़ने की बेचैनी और ज्यादा हो गई है। प्रीस्ट धीरे से उसे उकसाता है। लगता है अब उसे जेड का तरीका आजमाना ही पड़ेगा। बॉयड इस बार कोई बड़ी बात नहीं कहता। बॉयड चुपचाप टूल रूम में चला जाता है। वहां से एक हथौड़ा उठा लेता है। सब हैरान सी नजरों से उसे देखते हैं जब वो सीधा कॉलोनी हाउस के तहखाने की तरफ बढ़ जाता है। इधर विक्टर अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है। वो मैन इन येलो से जुड़ा कोई और सुराग याद करने की कोशिश कर रहा होता है। ईथन उससे और डिटेल्स पूछता है, लेकिन विक्टर नहीं चाहता कि वो भी अपने पापा जिम की तरह मैन इन येलो की खौफनाक सच्चाई जानकर टूट जाए। ईथन आगे कुछ नहीं पूछता, बल्कि खुद भी कल रात देखी हुई उस विशाल डॉल की पेंटिंग बनाने लगता है। लगता है उसने विक्टर की आदत पूरी तरह अपना ली है। पता नहीं आगे दोनों के साथ जो होगा वो भी एक जैसा होगा या नहीं। दूसरी तरफ सारा और जूली के रिश्ते में भी बदलाव आता है। जूली ने खुद टाइम ट्रैवल का अनुभव किया था और अब उसे इस टाउन की खास हकीकत समझ आ गई थी। अब जाकर वो सारा के दर्द को सही मायने में समझ पाती है। वो अपने पिछले व्यवहार के लिए सारा से माफी मांगती है। सारा उसे बिल्कुल भी दोष नहीं देती। उल्टा वो उसे सोफिया के कमरे में नया पेंट करने के लिए साथ बुलाती है। दो ऐसी लड़कियां जो खुद इस टाउन के हाथों इतना कुछ झेल चुकी हैं, वही अब सबसे खतरनाक डीमन के कमरे की दीवारें सजाने में लगी हैं। इसी वक्त सोफिया पुलिस स्टेशन के पास से गुजरती है। तभी उसे हेनरी अपने सूट को घूरते हुए दिखता है। उसके चेहरे पर एक नकली मुकम्मल मुस्कान आती है। वो हेनरी से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। हेनरी अपनी पत्नी मिरांडा की दर्दनाक मौत के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। वो उदास चेहरा लिए पुलिस स्टेशन से जल्दी निकल जाता है, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं होता। आखिरकार वो अपना गम भुलाने के लिए बार में चला जाता है। सोफिया भी किसी भूत की तरह उसका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती है। वो हेनरी की नाराजगी भरी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज करके उसके सामने बैठ जाती है और उसके साथ 2 पैग पीने का प्रस्ताव रखती है। लेकिन एक बार गिलास उठा लेने के बाद हेनरी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों जल्दी ही नशे में चूर हो जाते हैं। सोफिया जानबूझकर बात को मैन इन येलो सूट वाले आदमी की तरफ मोड़ देती है, लेकिन हेनरी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। सिर्फ इतना कहता है कि उसी की वजह से उसने अपने परिवार को खोया। सोफिया की आंखों में एक अजीब सा नशा तैरने लगता है। वो और शराब लेने के बहाने बार कैबिनेट की तरफ जाती है और जानबूझकर एक टूटे हुए कांच से अपनी उंगली काट लेती है। जब तक हेनरी इधर उधर देख रहा होता है, सोफिया चुपके से अपना खून उसके गिलास में टपका देती है। जैसे ही हेनरी वापस अपनी सीट पर आता है, सोफिया मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाती है और हेनरी को पूरा गिलास एक ही सांस में खत्म करते देखती है। नशे का नाटक करते हुए वो कहता है, शायद वो मॉन्स्टर्स असली नहीं है, शायद ये सब बस एक सपना है। अचानक हेनरी की नजरें तेज हो जाती हैं। सोफिया के उस खून का असल में क्या असर होगा, ये अब भी किसी को नहीं पता। इधर बॉयड अब तक जेड के बताए हुए उस सीक्रेट पैसेज के सामने पहुंच चुका होता है। वो पूरा गुस्सा निकालते हुए उस खाली दीवार पर बार बार हथौड़े से वार करता है। कई बार मारने के बाद दीवार धीरे धीरे गिर गिर कर टूटने लगती है। आखिरकार जोरदार धमाके की आवाज के साथ एक गहरा काला गड्ढा होल सामने आ जाता है। वो सीक्रेट पैसेज सच में वहां मौजूद था। लगता है जेड का वो विजन झूठा नहीं था। बॉयड एक गहरी सांस लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे अब इस पैसेज के अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स का सामना करना ही होगा। नाइटमेयर टाउन पर एक और भयानक विपदा टूट पड़ती है। इंसानी रूप वाले डीमन ने कॉलोनी हाउस के दरवाजे तक तोड़ दिए हैं। बचे हुए रेजिडेंट्स के पास अब कोई सुरक्षित पनाह नहीं बची। और सबसे भारी बात, इस टाउन के रखवाले खुद भी अब बड़े संकट में फंस चुके हैं। नाइटमेयर किंगडम फ्रॉम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जेड ने भ्रम पैदा करने वाले मशरूम की मदद से आखिरकार डीमंस के घोंसले तक जाने वाला सीक्रेट पैसेज ढूंढ ही लिया, लेकिन उसके आगे एक लकड़ी का दरवाजा बंद मिला हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि दरवाजे के दूसरी तरफ वही जगह है जहां बच्चों को दफनाया गया था। सिर्फ उनकी हड्डियां खोदकर निकालने से ही वहां कैद आत्माओं को आजादी मिल सकती है। तभी टाउन के रेजिडेंट्स इस कर्स से आजाद हो सकते हैं। शेरिफ बॉयड आगे का प्लान बनाने में जुटा होता है। तभी अचानक उसे नशे में धुत हेनरी दरवाजा खोलकर अंदर आता दिखता है। यही वो आदमी था जिसने पहले मैन इन येलो के सोफिया वाले रूप के साथ शराब पी थी और अनजाने में उसका खून भी पी लिया था। अब इसका क्या असर होगा, ये किसी को नहीं पता। बॉयड सबके सामने सारा सच बताने का फैसला करता है, जिसमें हेनरी की मृत पत्नी मिरांडा से जुड़ी बात भी शामिल है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि टबिथा ही असल में उसकी मरी हुई पत्नी मिरांडा का पुनर्जन्म है। तो वो बिजली गिरने जैसा सन्न रह जाता है। वो तुरंत खड़ा होकर बॉयड को झूठा और बकवास करने वाला बता देता है। हेनरी को लगता है कि ये उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा का अपमान है। सिर्फ विक्टर शांति से बिस्तर के किनारे बैठा रहता है। वो किसी से भी ज्यादा इस टाउन की अजीब सच्चाई को समझता है, इसलिए वो दिल से बॉयड की बात मान लेता है। लेकिन भावनात्मक रूप से वो भी अपनी माँ के बारे में ऐसी अजीब बातें सुनना नहीं चाहता। वो बॉयड की बातचीत को बीच में रोककर याद दिलाता है कि उन्हें मैन इन येलो से जुड़े सुरागों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले जिस साइकिल लूप में मैन इन येलो सामने आया था, उसके थोड़ी ही देर बाद पूरे टाउन के रेजिडेंट
रेजिडेंट्स खत्म हो गए थे। ये बात सुनकर बॉयड को एक बार फिर समय की तंगी का एहसास होता है। उसी दिन दोपहर वो सारे बचे हुए रेजिडेंट्स को कॉलोनी हाउस में इकट्ठा करता है। वो न सिर्फ टैबिथा और जेड के पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन वाला राज खोलता है, बल्कि अपना हाल ही का प्लान भी सबके सामने रखता है। मॉन्स्टर के घोंसले में घुसकर उन बच्चों की हड्डियां खोदकर निकालना, क्योंकि शायद यही घर वापसी का इकलौता रास्ता है। डॉक्टर क्रिस्टी सबसे पहले शक जताती है। आखिर ये सब सुनने में किसी ड्रग के नशे में बड़बड़ाने जैसा ही लगता है, लेकिन बॉयड पूरी दलील के साथ अपनी बात रखता है। अगर ये सब झूठ होता तो उसे दीवार के पीछे उस सीक्रेट पैसेज के बारे में कैसे पता चलता, और सबसे बड़ी बात, वो मॉन्स्टर वाली चेतावनी, हर ज्ञान की एक कीमत होती है, ये लिखावट किसने छोड़ी थी। बॉयड का मानना है कि जब दुश्मन धमकाना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि वो सही राह पर चल रहे हैं। इस बात से सबके दिल में उम्मीद की एक हल्की किरण जल उठती है। जैसे ही सब मिलकर आखिरी दांव खेलने का फैसला करते हैं, अचानक हेनरी मीटिंग में घुस आता है। वो जेड को झूठा और बकवास करने वाला बताते हुए फटकार लगाता है। साफ है कि वो अभी भी टबिथा के पुनर्जन्म वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जेड आगे बढ़कर उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी जिद और गुस्से में अड्डा रहता है। उसकी कही हुई कड़वी बात किसी बुरे श्राप की तरह जेड के कानों में गूंजती रह जाती है। लेकिन इस छोटी सी रुकावट से बॉयड का इरादा नहीं डगमगाता। उसे पता है कि मॉन्स्टर के घोंसले में घुसने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, इसलिए एक बेहद बारीक और पुख्ता प्लान बनाना जरूरी है। तभी ध्यान से देख रहे जेड को नजर आता है कि बॉयड का बायां हाथ बार बार हल्का सा कांप रहा है। डेप्यूटी केनी समझ जाता है कि ये उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है, लेकिन बॉयड इसे बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। उसे लगता है कि अब भी सबसे जरूरी काम है जितने ज्यादा हो सके उतने मददगार जुटाना। बॉयड सबसे पहले नई आई ऑफिसर अकोस्टा के पास जाता है और उससे एक जरूरी जिम्मेदारी संभालने की गुजारिश करता है। उसे विक्टर की बात याद है, अभी किसी को मैन इन येलो से जुड़े सुराग ढूंढने में लगना जरूरी है। इस बार अकोस्टा कोई बहाना नहीं बनाती, बल्कि खुशी खुशी हामी भर देती है। इसके बाद बॉयड अभी अभी होश में आई डॉना के पास जाता है। वो उससे उन विशाल डॉल्स के बारे में और जानकारी लेना चाहता है। चूंकि वो टोटम पोल एक डॉल को मार सकता था, हो सकता है वो छोटे मॉन्स्टर्स पर भी उतना ही असरदार साबित हो। डॉना को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर उन्होंने मॉन्स्टर को मार भी दिया और वो फिर से जिंदा हो गया तो, लेकिन बॉयड के पास अब इतना सोचने का वक्त नहीं बचा है। बस इतना काफी होगा कि टनल में घुसते ही मॉन्स्टर को बुरी तरह घायल किया जा सके। लेकिन ये सब तो सिर्फ बॉयड की अपनी उम्मीद भर थी। वो टोटम पोल सच में असरदार है या नहीं, ये तो खुद ट्राई करके ही पता चलेगा। उसके दिमाग में एक बेहद जोखिम भरा आइडिया आकार लेने लगता है। आज रात जैसे ही मॉन्स्टर सामने आएगा, वो खुद दौड़कर बाहर निकलेगा, किसी अकेले मॉन्स्टर को ढूंढेगा और उस पर टोटम पोल आजमाएगा। चाहे वो मॉन्स्टर मरे या न मरे, वो फौरन वापस पुलिस स्टेशन की तरफ भाग आएगा। अगर रास्ता भी बंद हो गया तो बॉयड ने पहले से ही और छिपने की जगह तय कर रखी हैं, ताकि वो सुरक्षित वापस लौट सके। ये टाउन के इतिहास में पहली बार था जब यहाँ के रेजिडेंट्स शिकार से शिकारी बनने जा रहे थे। सब एक साथ मिलकर अपना अपना योगदान देने लगते हैं। ऑफिसर अकोस्टा पूरे टाउन के लोगों को सूचना देती है कि वो आज रात दरवाजे पर तैयार रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सकें। वहीं जेड तारों वायर्स से पूरे टाउन का एक मॉडल बना डालता है। उसे अच्छी तरह पता है कि नीचे की टनल हर तरफ फैली हुई है। पहले भी टैबिथा ने अपने घर के बेसमेंट में खुदाई करके एक रास्ता ढूंढ निकाला था। हो सकता है मॉन्स्टर के घोंसले तक जाने के और भी रास्ते हों। सारा भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो चाहती है कि मॉन्स्टर को मारने वाला मिशन खुद वही करे, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके पिछले पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित, रिडेम्पशन हो सकता है। लेकिन बॉयड किसी लड़की को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकता है। वो सारा को समझाता है कि वो बस अपने घर के दरवाजे पर मौजूद रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर दरवाजा खोल सके। अगर उन्हें टीम बनाकर मॉन्स्टर के घोंसले तक जाना पड़ा तो बॉयड खुद उसे बुला लेगा। उधर टबिथा काफी देर सोचने के बाद आखिरकार अपने बच्चों को अपनी असली सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो बताती है कि वो इस टाउन में पहले भी कई बार आ चुकी है और उसका पिछला जन्म असल में विक्टर की माँ मिरांडा के रूप में हुआ था। ये सुनते ही ईथन की आंखें फैल जाती हैं। इस टाउन में इतनी अजीबोगरीब चीजें देखने के बावजूद वो एक पल के लिए अपनी माँ की ये बात मान नहीं पाता। उसे लगता है कि ये सिर्फ इस पागल टाउन का कोई भ्रम है, यहाँ कोई सच नहीं, सिर्फ अंतहीन उलझन और निराशा है। लेकिन छोटा ईथन इस बात को सच मान लेता है, बल्कि उसके मन में एक हल्की सी खुशी भी आ जाती है। इसका मतलब अब वो और विक्टर भाई भाई बन गए। उसकी बात खत्म होते ही असल में वही अच्छा भाई विक्टर वहां आ पहुंचता है। लेकिन विक्टर अपनी माँ के इस पुनर्जन्म टैबिथा को कोई नमस्ते वमस्ते नहीं करता, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ जाता है। उसे मैन इन येलो से जुड़े सुराग ढूंढने हैं और इसमें उसे इन दोनों की मदद चाहिए। कुछ ही देर बाद तीनों, विक्टर, टैबिथा और ईथन, टाउन के बाहर बनी कार ग्रेवयार्ड, गाड़ियों के कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं।
विक्टर को याद है कि मैन इन येलो जब पहली बार टाउन में आया था तो वो एक पीली कार चलाकर आया था। शायद उसी गाड़ी में कोई काम का सुराग मिल जाए। वो जोर लगाकर डिकी बूट खोलता है। अंदर से सड़ी हुई बदबू का एक तेज भभका निकलता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। विक्टर अंदर नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ता है। वहां स्टोरेज कंपार्टमेंट में उसे एक फटा पुराना कपड़े का थैला मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, अंदर से ढेर सारे नुकीले दांत निकलते हैं। विक्टर का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। पुराने डरावने दृश्य फिर से उसके दिमाग में उमड़ने लगते हैं। आखिरकार उसे और भी ज्यादा बातें याद आने लगती हैं। पिछली बार जब मिरांडा अपने एक बेटे और एक बेटी को लेकर टाउन में आई थी, तभी मैन इन येलो सामने आया था और उसके बाद सब मर गए थे। सिर्फ वही एक लड़का बचा रह गया था जो डर और अकेलेपन में बड़ा हुआ। और अब टैबिथा भी अपने एक बेटे और एक बेटी को लेकर यहाँ आई है। मैन इन येलो भी वापस आ चुका है। ये सिर्फ इतिहास का दोहराव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डेथ साइकिल, मौत का चक्र है जिससे कोई बच नहीं सकता। विक्टर ईथन के कंधे पकड़कर उसे चेता देता है कि उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना सुनते ही टैबिथा गुस्से में आगे बढ़ती है और विक्टर की इस पागलपन भरी बात को बीच में ही रोक देती है। इधर मैन इन येलो के रूप वाली सोफिया को भी लगता है कि टाउन के लोगों का ये प्लान उसके लिए खतरा बन सकता है। वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बॉयड से मिलकर उसे इस मिशन को छोड़ देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार वो मॉन्स्टर्स सच में बेहद खतरनाक हैं, लेकिन बॉयड का मन पूरी तरह बन चुका होता है। उसे यकीन है कि टोटम पोल ही मॉन्स्टर्स से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है। जब सोफिया समझ जाती है कि उसकी मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है, तो वो मुड़कर टाउन के फार्म की तरफ चली जाती है। जब आसपास कोई नहीं होता, वो चुपके से मुर्गी के दरबे से एक अंडा निकाल लेती है। इसके बाद बड़े इत्मीनान से चलते हुए वो टूल रूम पहुंचती है। सोफिया रॉजर की लाश के पास जाकर धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाती है, फिर उस अंडे को उसकी छाती पर मसल देती है। एक अजीब और रहस्यमयी रिचुअल इस तरह पूरा हो जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सड़कों पर घंटी की तेज आवाज गूंजने लगती है। सोफिया घबराई हुई सी शक्ल बनाकर कॉलोनी हाउस में दाखिल होती है। वो कहती है कि बॉयड का ये प्लान सुनकर वो बहुत डर गई है और आज रात यहीं रुकना चाहती है। भोले भाले रेजिडेंट्स को ये अंदाजा तक नहीं होता कि वो अपने घर में कितनी बड़ी आफत को न्योता दे रहे हैं। उधर बॉयड अपने डेप्यूटी केनी और बेटे एलिस को पुलिस स्टेशन बुलाता है। आज रात का टेस्ट प्लान बहुत बड़ा दांव है। वो खुद किसी अकेले मॉन्स्टर पर टोटम पोल से वार करेगा, फिर फौरन भागकर वापस पुलिस स्टेशन आ जाएगा। उसे उम्मीद है कि दोनों समय पर उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन केनी और एलिस दोनों एक साथ इस प्लान का विरोध कर देते हैं, क्योंकि बॉयड की तबीयत को लेकर उन्हें गहरी चिंता है। अगर बाहर उसके पैर लड़खड़ा गए या उसकी पार्किंसंस की बीमारी बीच में उभर आई तो उसकी जान भी जा सकती है। टाउन बॉयड जैसे भरोसेमंद लीडर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। केनी खुद आगे बढ़कर ये खतरनाक जिम्मेदारी लेने की पेशकश करता है। उसका मानना है कि ये काम शुरू से ही उसे करना चाहिए था। बॉयड गुस्से में साफ इनकार कर देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका हाथ अनियंत्रित होकर कांपने लगता है। अब उसके पास कोई दलील नहीं बचती। मजबूरन वो बार बार केनी को सावधान रहने की हिदायत देता है। उसने पहले से ही भागने के लिए कई रास्ते तय कर रखे हैं। कुछ ही देर बाद वो अजीब मुस्कान वाले मॉन्स्टर्स हमेशा की तरह निकल आते हैं। केनी पुलिस स्टेशन की खिड़की के पीछे छुपा होता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी होती हैं। तभी एक मॉन्स्टर अकेला होकर पुलिस स्टेशन के पास आ जाता है। बॉयड के इशारा करते ही केनी किसी चीटा की रफ्तार से दरवाजे से बाहर निकलता है और बिना आवाज किए मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाता है। तभी अचानक चारों तरफ की सड़कों से एक साथ तेज चीखें गूंज उठती हैं। जैसे ही एलिस को लगता है कि मिशन कामयाब हो गया, वो गिरा हुआ मॉन्स्टर अचानक मजाक उड़ाती हुई मुस्कान के साथ उठ खड़ा होता है। बॉयड को फौरन समझ आ जाता है टोटम पोल का इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। केनी वापस पुलिस स्टेशन भागने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि हर रास्ता मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। अब उसके पास सिर्फ एक टूटी फूटी पड़ी बस में छुपने का विकल्प बचता है, लेकिन बदकिस्मती से वो दरवाजा ठीक से बंद भी नहीं कर पाता कि सबसे नजदीक वाला स्माइली मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। तभी एक चमत्कारी नजारा सामने आता है। दूर पत्थर की स्टैच्यू के पास खड़ी फातिमा को अचानक उसी स्माइली मॉन्स्टर की नजरों से देखने की शक्ति मिल जाती है। उसे साफ दिखता है कि बचने का कोई रास्ता न पाकर केनी बस की छत पर चढ़ गया है, लेकिन स्माइली मॉन्स्टर भी तेजी से उसके पीछे चढ़ाता है। अब पूरी बस को इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। केनी को एहसास हो जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मॉन्स्टर के खून चूसने जैसी डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। ठीक उसी पल जब मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है, फातिमा जोर से चीख कर कहती है, रुको! केनी इसी मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर को धक्का दे देता है और वापस बस के अंदर भाग जाता है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और आखिरकार मॉन्स्टर्स को बाहर ही रोक पाने में कामयाब हो जाता है। वहीं थोड़ी ही दूर कॉलोनी हाउस में सोफिया अपने कमरे में छुपकर चुपचाप कोई मंत्रा बुदबुदा रही होती है। टूल रूम में पड़ी रॉजर की लाश अचानक हिलने लगती है। बिना किसी संकेत के वो अचानक जिंदा हो उठता है। अगले ही पल कॉलोनी हाउस का मुख्य दरवाजा जोर से तोड़ दिया जाता है। जैसे ही कुछ स्माइली मॉन्स्टर्स जिंदा हुई लाश के साथ अंदर घुसने ही वाले
वाले होते हैं, मोटा सा एल्जिन तेजी से दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही रॉजर की जिंदा हुई लाश रेजिडेंट्स पर हमला करती है, एल्जिन कोने में पड़ा टोटम पोल उठा लेता है। उस टोटम पोल को जोर से उसकी पीठ में घोंप देता है। वो चलती फिरती लाश थोड़ी ही देर में बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। नाइटमेयर टाउन पर एक और जानलेवा वार होता है। कुछ अहम लीडर्स को अब सबसे कठिन जीवन मरण की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। नाइटमेयर किंगडम फ्रॉम के अगले हिस्से में आपका स्वागत है। शेरिफ बॉयड का जवाबी हमला वाला एक्सपेरिमेंट आखिरकार पूरी तरह नाकाम हो जाता है। इससे न सिर्फ ये साबित हुआ कि टोटम पोल इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर्स पर बेअसर है, बल्कि कॉलोनी हाउस भी लगभग तबाह होते होते बचा। भीड़ में दहशत किसी बीमारी की तरह फैलने लगी है। रेजिडेंट्स को एहसास हो जाता है कि दरवाजे पर टंगा टैलिस्मन भी हर हाल में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अपने घायल शरीर को घसीटते हुए डॉना बॉयड को चेताती है। अब सबका आपस का भरोसा हिलने लगा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उस दफनाई गई जगह को खोदकर टाउन पर लगे इस श्राप की जड़ को खत्म करना होगा। तभी एलिस तेजी से नीचे भागता हुआ आता है और अपने पापा बॉयड और डॉना को ऊपर बुलाता है। पता चलता है कि फातिमा की तबीयत में कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है। पिछली रात उसने दूर से ही स्माइली मॉन्स्टर के साथ किसी तरह का कनेक्शन बनाया था, जिसकी वजह से गलती से ही सही केनी की जान बच गई थी, लेकिन इसकी कीमत फातिमा को चुकानी पड़ी है। उसके पेट पर उलझी हुई अजीब सी लकीरें उभर आई हैं। ये देखकर वहां मौजूद सब हैरान रह जाते हैं। जेड सुझाव देता है कि पहले टाउन की क्लिनिक जाकर उसे दिखाया जाए, लेकिन वो खुद साथ नहीं जाता क्योंकि उसे बेचैनी में बॉयड से मॉन्स्टर के घोंसले पर हमले की प्लानिंग पर बात करनी है। उसने पुराने तारों वायर्स से पूरी टनल का एक मॉडल बना रखा है। वो एक साथ कई प्लान सुझाता है, लेकिन बॉयड एक ही नजर में उसमें एक बड़ी कमी पकड़ लेता है। जहां बच्चों की हड्डियां दफन हैं, उस केव का सिर्फ एक ही रास्ता है। बॉयड पहले आर्मी में सेवा दे चुका है, इसलिए वो जानता है कि ऐसी जगह पर अगर दुश्मन ने एग्जिट बंद कर दिया तो अंदर फंसे लोग बस एक जाल में फंसी मछली की तरह होंगे। बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बॉयड सख्ती से जेड के सारे प्लान्स ठुकरा देता है। बातचीत एक गतिरोध डेडलॉक पर आकर अटक जाती है। केनी पीछे से दौड़ कर आता है और बीच बचाव करने की कोशिश करता है। क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बॉयड के मन में भी उतनी ही उलझन चल रही होती है। वो अपने डेप्यूटी से सच बताता है। जब तक उसे कोई पक्का और सुरक्षित तरीका नहीं मिल जाता, वो किसी को भी मौत के मुंह में धकेलने का प्लान नहीं बनाएगा। तभी अचानक पीछे से एक गन शॉट की आवाज आती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केनी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। बॉयड का चेहरा बदल जाता है। वो बहाना बनाकर कहता है कि उसे क्लिनिक जाना है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। इसी वक्त कॉलोनी हाउस के दरवाजे पर आग की लपटें उठ रही होती हैं। रॉजर की लाश को दोबारा जिंदा होने से रोकने के लिए उसे जलाना जरूरी हो गया था। किनारे पर खड़ी सोफिया देखती है कि इस घटना ने रेजिडेंट्स को गहरा सदमा पहुंचाया है। इसी दौरान शेरिफ बॉयड क्लिनिक पहुंच चुका होता है। डॉक्टर क्रिस्टी साफ शब्दों में बताती है कि पेट पर बनी अजीब लकीरों के अलावा फातिमा की सेहत को कोई खतरा नहीं है। उसका मानना है कि ये एक तरह का वेरिकोज वेन्स जैसा असर है, लेकिन मौजूदा हालात में इसका इलाज कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फातिमा को अपनी बीमारी की चिंता नहीं है। वो सीधे डॉक्टर से पूछती है, क्या वो भी आगे चलकर वैसा ही कोई मॉन्स्टर बन जाएगी? क्रिस्टी फौरन इस डरावने अंदेशे को खारिज कर देती है, लेकिन तभी मरियल एक हैरान करने वाली बात कह देती है। शायद मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाली ये ताकत बुरी चीज नहीं है। हो सकता है ये अंधेरे से लड़ने का एक कारगर हथियार बन जाए। पास खड़ा एलिस ये सुनकर पूरी तरह भड़क जाता है। वो अपनी पत्नी के पेट की तरफ इशारा करते हुए मरियल से सवाल करता है, इसमें भला अच्छी बात कहां से नजर आ रही है? एक साधारण चेकअप पूरी तरह बहस और हंगामे में बदल जाता है। आखिरकार क्रिस्टी फैसला लेती है कि फातिमा को निगरानी में रखने के लिए क्लिनिक में ही भर्ती किया जाए। क्लिनिक से निकलने के बाद बॉयड क्रिस्टी के पास जाकर एक बड़ा सच कबूल करता है। वो अब तक झूठ बोल रहा था। उसे दिखने वाले भ्रम हेलुसिनेशंस अब पहले से कहीं ज्यादा बार आने लगे हैं। खासकर वो गन शॉट की आवाज जिसने उसकी पत्नी की जान ली थी, जैसे किसी बुरे मंत्र की तरह लगातार उसके कानों में गूंजती है। वो क्रिस्टी से गुजारिश करता है कि उसे कुछ दवाइयां दे दी जाएं। बस इतना काफी है कि मिशन खत्म होने तक उसका दिमाग साफ और होश में रहे। लेकिन क्रिस्टी दृढ़ता से मना कर देती है। ये समस्या अब दवाओं के दायरे से बाहर जा चुकी है। ठीक उसी वक्त जब बॉयड आखिरी कोशिश कर रहा होता है, उसे नहीं पता कि सोफिया चुपके से खाली पड़े पुलिस स्टेशन में घुस चुकी है। वो हर कमरे में बारीकी से घूमती है और आखिरकार लकड़ी की अलमीराह में उसे वो पीला सूट मिल जाता है। लगता है सोफिया एक बार फिर मैन इन येलो बनने की तैयारी कर रही है। पता नहीं इस बार उसके मन में कौन सी नई शैतानी चल रही है। इसी वक्त जेड सैंड टेबल रेत के मॉडल के पास खड़ा गहरी सोच में डूबा होता है। तभी उसकी नजर लैंप शेड के फनल जैसे ढांचे पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध जाता है। आखिरकार उसे इस पूरी
पूरी समस्या की चाबी मिल जाती है। उधर पुलिस स्टेशन वापस लौटा बॉयड देखता है कि उसने जो पीला सूट छुपा रखा था वो गायब हो चुका है। वो सोच ही रहा होता है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। तभी जेड उत्साह से भरा हुआ अंदर दौड़ता आता है। उसे आखिरकार मॉन्स्टर के घोंसले में घुसने का तरीका सूझ गया है। बॉयड उसके पीछे पीछे जंगल में उस बॉटल ट्री के पास पहुंचता है। जेड उत्साह से दोनों को समझाता है जहां बच्चों की हड्डियां दफनाई गई हैं, उस अंडरग्राउंड चेंबर तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, उसके ऊपर की तरफ भी एक ओपनिंग छेद है। विक्टर पहले बता चुका था कि उस छेद से नीचे लटकती जड़ें ही बड़ी होकर यही बॉटल से लदा हुआ पेड़ बन गई थीं। जेड को पूरा यकीन है कि वो अभी जिस जगह खड़े हैं वो ठीक मॉन्स्टर के घोंसले के ऊपर है। अगर ट्रक और चेन्स की मदद से इस बॉटल ट्री को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो केव की छत में एक दूसरा एग्जिट बनाया जा सकता है। मिशन वाले दिन वो दो टीम्स में बंट सकते हैं। एक टीम नीचे टनल वाले रास्ते से अंदर जाएगी, दूसरी ऊपर से पेड़ उखाड़ेगी। जैसे ही हड्डियां खोद कर निकाली जाएंगी, भले ही मॉन्स्टर नीचे का रास्ता बंद कर दे, फिर भी अंदर फंसे लोगों को ऊपर से सुरक्षित खींचकर निकाला जा सकेगा। ये प्लान सुनकर केनी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन बॉयड एक बार फिर ठंडा पानी डाल देता है। अगर पेड़ ना उखड़ा तो, अगर चेन टूट गई तो? उसे लगता है ये प्लान भी बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। वो किसी को भी ऐसे किसी मिशन में नहीं भेज सकता जिसकी सफलता की उम्मीद बस नाम मात्र की हो। जेड ये सुनकर तुरंत भड़क जाता है। उसे लगता है बॉयड जानबूझकर उसकी हर बात में कमी निकाल रहा है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है और फिर दोनों नाराज होकर अलग अलग चले जाते हैं। बॉयड गुस्से में मुड़कर जाने ही वाला होता है कि उसे दिखता है केनी को अचानक गोली लगती है और वो गिर जाता है। जब वो दौड़कर पास पहुंचता है तो उसे जेड और डॉना समेत कई लोगों की बुरी तरह मरी हुई लाशें दिखती हैं। अपने बेटे एलिस के पास घुटनों के बल बैठी एक परछाई दिखती है। वो कोई और नहीं, उसकी मरी हुई पत्नी होती है जो हमेशा उसके सपनों में आती है। तभी बॉयड को एहसास होता है ये सब भी बस उसका एक और भ्रम, हेलुसिनेशन था। वो गुस्से में आसमान की तरफ मुंह करके जोर से चीख उठता है। इसी वक्त टैबिथा उदास चेहरे से अपने बेटे ईथन को देख रही होती है। कल जब से विक्टर ने ईथन को बताया है कि वो इस टाउन में बचने वाला इकलौता इंसान होगा, तब से छोटा लड़का खुद को कमरे में बंद करके लगातार पेंटिंग बना रहा है। उसे डर है कि वक्त गुजरने के साथ वो अपने दिल के सबसे करीबी लोगों को भूल जाएगा। माँ टबिथा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। वो अपने बेटे को लेकर कॉलोनी हाउस जाती है और विक्टर से गुजारिश करती है कि वो ईथन के मन में और डरावनी बातें न डाले। लेकिन इसके उलट ईथन खुद विक्टर से गुजारिश करता है कि वो उसे अकेले जीना सिखाए। उसे लगता है कि विक्टर की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। अपने बेटे की इस दृढ़ नजर को देखकर टैबिथा के पास उसे मनमानी करने देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। विक्टर ईथन को उसी पुराने ट्रक में ले जाता है जहां वो कभी खुद छुपा रहता था। वो बताता है कि ये बॉय इन व्हाइट का दिया हुआ एक तोहफा था। ट्रक के अंदर आड़ू पीच के डिब्बों से भरा हुआ बॉक्स रखा है। लेकिन विक्टर कहता है भौतिक चीजों की कमी से ज्यादा बड़ी परेशानी दरअसल मानसिक अकेलापन होता है। विक्टर ईथन को अपने अनुभव सिखाना शुरू करता है, जैसे दीवार या किसी बॉक्स से दोस्ती करके अकेलापन कम करना। इसके बाद वो कपड़ों में लिपटे दो पुतले स्केयरक्रोज जैसे निकालता है। ये उसने अपनी मरी हुई माँ और बहन की याद में खुद बनाए थे। वो ईथन के लिए भी एक ऐसा ही पुतला बनाना चाहता है, लेकिन टैबिथा उसे रोक देती है। वो घुटनों के बल बैठकर पूरी गंभीरता से वादा करती है कि वो कभी ईथन को अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन विक्टर वहां से चला जाता है। उसे लगता है कि इस बार शायद हालात अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब टैबिथा के पास उसकी असली माँ मिरांडा की यादें भी हैं। भले ही उसकी माँ वाला हिस्सा भी विक्टर को घर वापस ले जाना चाहता है, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है उन बच्चों की भटकती आत्माओं को आजाद कराना। लेकिन टैबिथा के मन में पहले से ही फैसला हो चुका है। उसका सबसे पहला मकसद है ईथन को इस टाउन से बाहर निकालना, और इसमें उसके पिछले जन्म का बेटा विक्टर भी शामिल है। विक्टर ये सुनकर हल्के से सिर हिलाता है और उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण फिर से जल उठती है। दूसरी तरफ वो खून पी चुका हेनरी टाउन के कैफे डाइनर पहुंचता है। वो खुद आगे बढ़कर कुछ मदद करने की पेशकश करता है। रेस्टोरेंट का ओनर बताता है कि सब लोग स्टोरेज रूम में रखे मरे हुए लोगों के सामान की छंटाई कर रहे हैं। अगर हेनरी के पास वक्त है तो वो लंच तैयार करने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो उत्साह से सब्जी काटने लगता है, अचानक एक प्लेट जमीन पर गिर जाती है। उस तेज आवाज से हेनरी एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया में वो एक बूढ़ा आदमी है जो लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन उसका बेटा विक्टर एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका खुद का एक बेटा भी है। हेनरी को और भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मिरांडा मरी नहीं है, बल्कि वो इस वक्त प्लेन में बैठकर उससे मिलने आ रही है। विक्टर अपने पिता को समझाता है कि वो मॉन्स्टर से भरा हुआ टाउन दरअसल सिर्फ एक भ्रम, हेलुसिनेशन था, जो हेनरी के अपने बर्थडे पार्टी में गलती से कोई नशीली दवा खा लेने की वजह से पैदा हुआ था। उसका डॉक्टर उसे समझाता है कि उसका मन अंदर से एक जानी पहचानी दुनिया के लिए तरस रहा है, इसीलिए वो इस भ्रम को सच मान बैठा है। अगर वो सच में जागना चाहता है तो उसे
जबरदस्ती इस झूठी दुनिया से अपना नाता तोड़ना होगा। तभी उसे कानों में एक जानी पहचानी म्यूजिक सुनाई देती है। ये उसकी पत्नी का सबसे पसंदीदा गाना है। हेनरी का दिमाग इन दोनों दुनियाओं के बीच बार बार भटकने लगता है। वो दर्द से कराहते हुए चीख उठता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन सी दुनिया असली है। इसी वक्त टाउन की क्लिनिक में क्रिस्टी को आखिरकार फातिमा के शरीर का एक बड़ा राज पता चलता है। वो हिम्मत नहीं जुटा पाती कि सीधे फातिमा को बताए, इसलिए वो चुपके से मारियल को अलग बुला लेती है। हैरानी की बात यह है कि फातिमा का ब्लड प्रेशर सिर्फ 0.30 है और उसकी हार्ट रेट सिर्फ 19 बीट्स प्रति मिनट है। मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इस हालत में फातिमा का जिंदा रहना ही नामुमकिन है। वापस पुलिस स्टेशन पहुंचकर बॉयड को एक बार फिर वो मरा हुआ प्रीस्ट दिखता है, लेकिन अब शेरिफ को इसकी आदत हो चुकी है। उसे पता है कि ये उसका अपना सबकॉन्शियस है। प्रीस्ट बॉयड को समझाता है कि उसे अपनी पत्नी को अपने हाथों मारने की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को बचाने के लिए किया गया था। ठीक उसी तरह अब उसे जेड का प्लान भी मान लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई पीस टाइम नहीं है। छोटे स्तर पर कुछ कुर्बानियां देना अब लाजमी हो चुका है। उसका असली मकसद ये नहीं है कि हर किसी की जान सुरक्षित रहे, बल्कि जितना ज्यादा हो सके उतने रेजिडेंट्स को बचाना है। साफ है कि बॉयड के मन में एक भयंकर अंदरूनी उथल पुथल चल रही है। उधर टैबिथा अभी अभी अपने बेटे ईथन और विक्टर को विदा करके आती है, तभी घर का फोन बज उठता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं थॉमस हूँ, यानी टैबिथा का वो बच्चा जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। वो आवाज टैबिथा को धमकाती है कि वो फौरन उस आरवी कैंपर वैन के पास पहुंचे, वरना जूली और ईथन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। टैबिथा के पास कोई और चारा नहीं बचता। वो टाउन के किनारे वाले उस आरवी की तरफ चल पड़ती है। वहां उसे एक बिल्कुल अनजान चेहरा मिलता है। असल में वो उसके पति को मारने वाला मैन इन येलो ही होता है। वो मुस्कुराते हुए टैबिथा को बताता है कि असल में वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। उन्होंने पहले भी कई बार साथ मिलकर ये खेल खेला है, लेकिन इस बार जो हड्डियां खोदने वाला कदम उठाया जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुए किसी नए वेरिएबल, नए मोड की तरह है। मैन इन येलो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, शायद ये लोगों को घर वापस ले जाने का रास्ता बन सकता है, लेकिन शायद इससे कोई ऐसा दर्द भी बाहर आ जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना कहकर वो मुड़कर जंगल में गायब हो जाती है। आखिरकार नाइटमेयर टाउन पलटवार करने के लिए तैयार हो जाता है। रेजिडेंट्स अब स्माइली मॉन्स्टर से सीधा मुकाबला करने की ठानते हैं और टाउन पर लगा ये श्राप तोड़ने के लिए जोरदार कोशिश करने वाले हैं। इस बार क्या उन्हें आखिरकार घर वापसी का रास्ता मिलेगा या वो और गहरी निराशा की खाई में गिर जाएंगे? नाइटमेयर किंगडम फ्रॉम के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तबिथा को मैन इन येलो से चेतावनी मिलती है। टाउन वापस लौटते ही वो सबसे पहले ये बात बॉयड को बताती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं है कि उसके पति का हत्यारा कौन है, बल्कि उन पेंटिंग्स की है जो उसने वहां देखी थी, क्योंकि वो पेंटिंग्स असल में ईथन ने घर के अंदर बनाई थी। मतलब साफ है वो मैन इन येलो दिन के उजाले में भी टैलिस्मैन की सुरक्षा को तोड़कर आसानी से उनके घर के अंदर घुस सकता है। ठीक इसी वक्त जेड भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो बॉयड को मनाने आया है कि वो उसका प्लान अपना ले। आखिरकार कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। बॉयड को भी अब एहसास हो चुका है कि टाउन के हालात बहुत जल्द काबू से बाहर हो सकते हैं। आखिर जब टैलिस्मैन ही लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रहा तो और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार वो फैसला कर लेता है, वो जेड का प्लान अपनाएगा। जबरदस्ती मॉन्स्टर के घोंसले में घुसकर बच्चों की हड्डियां खोद कर निकालेगा। इसी बीच मैन इन येलो सुनसान जंगल में पहुंच चुकी होती है। वो फुर्ती से अपना पीला कोट उतारती है और दोबारा सबकी नजरों में सीधी सादी लड़की सोफिया का रूप धर लेती है। लेकिन जैसे ही वो वापस टाउन में लौटी है उसे दिखता है कि रेजिडेंट्स चारों तरफ रस्सियां इकट्ठा करने में जुटे हैं। पूछने पर पता चलता है कि बॉयड अब जबरदस्ती मॉन्स्टर के घोंसले में घुसकर हड्डियां निकालने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही सोफिया का चेहरा बदल जाता है। वो एक मोटी लड़की जिसका नाम क्लारा है उसे अलग बुला लेती है। जब आसपास कोई नहीं होता सोफिया अपना चश्मा उतार देती है। उसकी आंखें अचानक गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। क्लारा का चेहरा हैरानी से होते होते बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। दोनों एक के पीछे एक चलते हुए सारा के घर पहुंचती हैं। सोफिया क्लारा को समझाती है कि बॉयड का ये पूरा प्लान जड़ से ही गलत है, क्योंकि यहाँ की हर चीज किसी न किसी रिचुअल, रस्म पर टिकी होती है। यहाँ क्या किया जा रहा है से ज्यादा जरूरी होता है कैसे किया जा रहा है। उसे क्लारा की मदद चाहिए ताकि इस पूरे खेल में कुछ अलग मजा जोड़ा जा सके। इतना कहकर सोफिया बारी बारी से दोनों की हथेलियां चीर देती हैं। जैसे ही खून टपकता है क्लारा को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत भरती हुई महसूस होती है। बेचारी लड़की पूरी तरह उस डार्क पावर में ढल चुकी होती है। उधर बॉयड को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मॉन्स्टर पहले ही उसका पूरा प्लान जान चुका है। वो खास तौर पर डॉना के पास जाकर उसका पूरा साथ मांगता है। पूरा प्लान कुछ इस तरह है, टनल के अंदर घुसकर टैलिस्मैन से जुड़े वाटरप्रूफ क्लॉथ से एंट्रेंस को सील कर दिया जाएगा। जब नीचे हड्डियां खोदी जा रही होंगी ऊपर मौजूद लोग
लोग गाड़ी की मदद से बॉटल ट्री को जड़ से उखाड़ेंगे, फिर रस्सी नीचे गिराकर टनल में मौजूद लोगों को बाहर खींच लेंगे। डॉना इस प्लान में एक बड़ी खामी बताती है। जमीन के नीचे टेलिस्मैन असरदार रहेगा या नहीं ये अभी तक साफ नहीं है, और जैसे ही बॉटल ट्री उखड़ेगा ये मानो टनल की छत में एक बड़ा छेद खोलने जैसा होगा। उस वक्त टेलिस्मैन बेअसर हो सकता है और अंदर मौजूद लोग पल भर में मॉन्स्टर के हाथों टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद डॉना एक नई उम्मीद भी लेकर आती है। उसे अपने पिछले भ्रम विजन में महसूस हुआ था कि वो हड्डियां खुद ही मॉन्स्टर्स पर एक जबरदस्त डर पैदा करती हैं। बस अगर उन हड्डियों को बाहर निकालते ही एक अस्थायी सेफ जोन बन सकता है जिससे सबको बाहर निकलने के लिए कीमती समय मिल जाएगा। भले ही ये बात सुनने में किसी कहानी जैसी लगे, लेकिन मैन इन येलो के लगातार दबाव के आगे अब यही सबका इकलौता विकल्प बचा है। आखिरकार बॉयड फैसला सुना देता है, प्लान वैसे ही आगे बढ़ेगा। आज पूरी तैयारी होगी और कल सुबह से मिशन शुरू होगा। उसकी बात खत्म होते ही डॉक्टर क्रिस्टी घबराई हुई शक्ल में वहां पहुंचती है। वो बॉयड को अलग खींचकर एक चौंकाने वाला सच बताती है। फातिमा की हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इतने कम है कि मेडिकल हिसाब से वो मौत के करीब है। मेडिसिन की बेसिक समझ के हिसाब से देखा जाए तो वो अब एक जिंदा इंसान कहलाने लायक भी नहीं बची है। बॉयड ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ये टाउन एक बिल्कुल नए तरीके से सबको धीरे धीरे खा रहा है। वो सख्ती से क्रिस्टी को हिदायत देता है कि ये बात किसी को न बताई जाए, खासकर खुद फातिमा और उसके पति एलिस को। फिलहाल बचने का इकलौता रास्ता है कल का मिशन। बस एक बार इस श्रापित टाउन से निकल गए तो अब तक की सारी अजीब बातें अपने आप सुलझ जाएंगी। बॉयड का इरादा एकदम पक्का और साफ है, लेकिन टाबिथा भारी उलझन में फंसी हुई है। उसे अब भी मैन इन येलो की वो चेतावनी याद है, हड्डियां खोदने पर और भी ज्यादा भयानक चीजें सामने आ सकती हैं। उसे डर है कि उसके बच्चे भी अपने पापा जिम की तरह किसी अनहोनी का शिकार न हो जाएं। लेकिन जूली साफ शब्दों में समझाती है कि ये जगह हमेशा से झूठ बोलकर सबको कंट्रोल करती आई है। वो अपनी माँ से गुजारिश करती है कि वो आगे पीछे न सोचे, और सबसे जरूरी बात, किसी मॉन्स्टर की किसी भी सलाह पर बिल्कुल भरोसा न करे। यहाँ तक कि छोटा ईथन भी अब ये बात समझ चुका है। पहले जब उसने अपने मरे हुए पापा की आत्मा की बात मानकर उस लेजेंडरी टीयर्स लेक को ढूंढने जंगल का रुख किया था, तो नतीजे में उसे उन अजीब किलर डॉल्स का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि इंसानी जान भी चली गई थी। ईथन को अब लगता है कि उसके पापा की वो आत्मा दरअसल कोई मॉन्स्टर का ही रूप था, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि टाउन के लोग डर और निराशा में डूबे रहें। ये सुनकर टाबिथा को थोड़ी राहत मिलती है और उसका इरादा भी पक्का हो जाता है कि वो हड्डियां खोदने के मिशन में शामिल होगी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ परछाइयां चमकती हैं। वो उन्हीं मरे हुए बच्चों की आत्माएं होती हैं। टाबिथा को लगता है कि वो कोई इशारा कर रही हैं। वो नीचे अपने हाथ में पकड़े टैलिस्मैन को देखती है और अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार कौंध जाता है। इधर जेड कल के मिशन के लिए एक पुराना वॉकी टॉकी ठीक करने में कामयाब हो जाता है। भले ही उससे सीधी बात न हो पाए, फिर भी टनल के अंदर और बाहर के लोगों के बीच थोड़ा बहुत सिग्नल भेजा जा सकता है। तभी विक्टर हांफते हुए अंदर दौड़ता आता है। वो बॉयड को बॉटल ट्री उखाड़ने से रोकने आया है, क्योंकि बॉय इन व्हाइट ने बार बार चेतावनी दी थी कि उस पेड़ को किसी भी हाल में नहीं उखाड़ना चाहिए। लेकिन बॉयड और उसके साथियों को लगता है कि ये तथाकथित बॉय इन व्हाइट भी शायद लोगों को भ्रमित करने वाला कोई और मॉन्स्टर का रूप ही हो। प्लान को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वो मजबूरन विक्टर को पकड़वाकर वहां से हटाने का हुक्म देता है। ठीक उसी वक्त टाबिथा वहां से गुजर रही होती है। पूरी बात समझने के बाद हैरानी की बात यह है कि वो विक्टर को रोकने की कोशिश नहीं करती, बल्कि बॉयड को अपनी एक खोज के बारे में बताती है। उसे लगता है कि टनल के अंदर सिर्फ उसे और जेड को ही जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही रेनकार्नेटेड पुनर्जन्म लिए हुए आत्माएं हैं, और यही वो दोनों हैं जिन्हें वो बच्चे लगातार बुलाते रहे हैं। टाबिथा अपना टैलिस्मैन निकालकर दिखाती है। उसके बीचों बीच बने डिजाइन में ठीक दो परछाइयों की आकृति बनी है। उसे लगता है कि शायद यही उनकी सच्ची नियति, फेट का हिस्सा है। बॉयड शुरुआत में इसका सख्त विरोध करता है। वो किसी भी हाल में टाबिथा को इतना बड़ा खतरा मोल लेने नहीं देना चाहता, लेकिन टाबिथा की जिद और इस नियति के प्रति उसके गहरे सम्मान को देखकर आखिरकार बॉयड उसकी बात मान लेता है। मॉन्स्टर की कठपुतली बन चुकी क्लारा आखिरकार अपने काम में जुट जाती है। वो अकेले क्लिनिक पहुंचती है और अपना खून एक थर्मोस गर्म पानी की बोतल में टपका देती है। इसके बाद वो तेजी से बीमार पड़ी फातिमा के पास जाती है। वो बताती है कि उसने अपने पुराने पारिवारिक नुस्खे से जड़ी बूटियों का एक तंदुरुस्ती वाला काढ़ा बनाया है। फातिमा ये सुनकर भावुक हो जाती है और बिना किसी शक के वो पूरा काढ़ा पी जाती है। क्लारा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। उसकी साजिश कामयाब हो चुकी है। वो कोई बहाना बनाकर तेजी से क्लिनिक से निकल जाती है। साफ है कि फातिमा को अब एक बार फिर बहुत बुरी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इधर बूढ़ा हेनरी अब भी हकीकत और भ्रम की उस दोहरी दुनिया के बीच फंसा हुआ है। उस खूबसूरत लगने वाली दुनिया में उसका एक भरा पूरा खुशहाल परिवार है। बेटा विक्टर सफल जिंदगी जी रहा है और उसका एक प्यारा सा पोता भी है। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इस बुरे सपने से बाहर निकलने के लिए उसे एक गड़बड़ी वाला बिंदु, ग्लिच, हटाना होगा। और वो गड़बड़ी कोई और नहीं बल्कि उस निराशा भरे नाइटमेयर टाउन में अकेला भटकता
सकता विक्टर ही है। बूढ़ा हेनरी एक भयंकर नैतिक उलझन में फंस जाता है। असली दुनिया में वापस लौटने के लिए उसे अपने ही बेटे को खुद अपने हाथों खत्म करना होगा। ये फैसला उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। टाउन में घंटी की तेज आवाज गूंजती है। रेजिडेंट्स अपना अपना काम छोड़कर जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। सोफिया भी बाकी लोगों के साथ डाइनर पहुंचती है। वो भी कल के मिशन के लिए टूल्स तैयार करने में मदद करना चाहती है। रात होते ही वो स्माइली मॉन्स्टर्स किसी भूत की तरह खिड़कियों के शीशों से चिपक कर अंदर की हर हरकत को घूरने लगते हैं। रेजिडेंट्स पर्दे खींचकर खुद को बाहर के इस खौफनाक मंजर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती कि सोफिया एक नाइफ से उस क्लाइंबिंग रोप, चढ़ाई वाली रस्सी में एक गुप्त कट लगा रही है। वहीं सुनसान पड़ी क्लिनिक में बिस्तर पर लेटी फातिमा को अचानक अपने पेट में तेज चुभन महसूस होती है। यहाँ तक कि उसके बाल भी मुट्ठी भर झड़ने लगते हैं। लगता है दिन में पिया हुआ वो मॉन्स्टर का खून अब असर दिखाना शुरू कर चुका है। बेचारा विक्टर अभी भी पुलिस स्टेशन में बंद है। शेरिफ बॉयड केनी को हिदायत देता है कि कल के मिशन में बहुत कुछ अनिश्चित है, इसीलिए केनी को पुलिस स्टेशन में ही रुककर खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हालात बिगड़ते हैं तो टाउन को केनी और डॉना की जरूरत पड़ेगी ताकि व्यवस्था बनी रहे। केनी के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखती है तो बॉयड उसे याद दिलाता है कि जब पहले टोटेम पोल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था तब भी केनी ने आगे आकर अपनी बहादुरी साबित की थी। अब इस बार खतरा उठाने की बारी खुद बॉयड की है। आखिरकार सुबह हो जाती है, फैसले की घड़ी आ पहुंचती है। तबिथा भारी मन से अपने दोनों बच्चों को अलविदा कहती है। सब लोगों की नजरों के सामने वो और जेड धीरे धीरे उस आखिरी सफर की तरफ बढ़ जाते हैं। बॉयड इसी दौरान बाकी लोगों को निर्देश देता है कि ट्रक और रोप्स को अच्छे से बॉटल ट्री से बांध दिया जाए। सारा रेडियो सेट करने में लगी होती है और आखिरकार उसे जेड की तरफ से एक सिग्नल मिल जाता है। पता चलता है कि जेड और तबिथा पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। पहले जब उन्होंने अंडरग्राउंड टनल खोदी थी तो वो यहीं से बाहर निकले थे। उन्हें पता है कि ये ओपनिंग भी सीधे मॉन्स्टर के घोंसले तक जाती है। इसी बीच डाइनर में पुराना सामान छांट रहे एल्जिन को अचानक एक पुरानी फोटो में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो तेजी से बाहर भागता है और सोफिया को देखते ही उसे वो फोटो दिखाकर पूछता है, इसमें दिख रही लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यों दिखती है? सोफिया बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेती है कि वो असल में वही लड़की है। जैसे ही क्लारा डाइनर का मुख्य दरवाजा बंद करती है, सोफिया एक और डरावना सच बताना शुरू करती है। उधर नीचे टनल में तबिथा और जेड आखिरकार उस अंडरग्राउंड चेंबर तक पहुंच चुके होते हैं जहां बच्चों की हड्डियां दफन हैं। उन्होंने टैलिस्मन लगे हुए वाटरप्रूफ क्लॉथ से एंट्रेंस को सील कर दिया ताकि फिलहाल के लिए खतरा अंदर ना आ सके। ऊपर जमीन पर बॉयड और बाकी लोग पहले से ही तैयार खड़े थे, बस टनल से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिग्नल मिलता वो फौरन बॉटल ट्री को गिरा देते। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। ये आखिरी दांव पूरे टाउन की किस्मत तय करने वाला था। नीचे टनल में जेड और तबिथा को हड्डियां दफन होने की सही जगह मिल जाती है। जैसे ही वो फावड़े उठाकर खुदाई शुरू करने वाले होते हैं, टनल की गहराई में सोए हुए मॉन्स्टर्स एक एक करके जाग उठते हैं। वो मुस्कुराते हुए बिना किसी जल्दबाजी के उस चेंबर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जेड और तबिथा पूरी ताकत से खुदाई में जुटे रहते हैं। अचानक मिट्टी के नीचे से किसी चीज के टकराने की तेज आवाज आती है। आखिरकार उन्हें वो पत्थर की स्लैब मिल जाती है जिसके नीचे हड्डियां दफन थीं। दोनों पूरी ताकत लगाकर उस भारी स्लैब को हटाते हैं। एक पुरानी और बहादुरी भरी सी महक हवा में फैल जाती है। अंधेरे में हड्डियों की धुंधली आकृतियां नजर आने लगती हैं। जैसे ही दोनों बाहर सिग्नल भेजने की तैयारी करते हैं, उन्हें टनल के अंदर से मॉन्स्टर की ठंडी डरावनी आवाज सुनाई देती है। नाइटमेयर किंगडम फ्रॉम का ग्रैंड फिनाले आखिरकार आ पहुंचा है। इस बार क्या रेजिडेंट्स पूरी तरह खत्म होने की किस्मत से बच पाएंगे? कहानी पिछले हिस्से से आगे बढ़ती है। जेड और तबिथा मॉन्स्टर के घोंसले में घुसकर हड्डियां निकालने में जुटे हैं। सारे स्माइली मॉन्स्टर्स टैलिस्मन लगे उस क्लॉथ के ठीक पीछे इकट्ठा हो चुके हैं। केव के ऊपर बॉयड और उसकी टीम पूरी तरह तैयार खड़ी है। बस जेड का सिग्नल मिलने का इंतजार बचा है, जिसके बाद वो पूरी ताकत से बॉटल ट्री को उखाड़ देंगे। तबिथा तेजी से सारी हड्डियां बैकपैक में भरती है और सोचती है कि क्या अब ऊपर वालों को सिग्नल भेज देना चाहिए, लेकिन जेड के होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आती है। असल में उसने पहले झूठ बोला था। ये हड्डियां असल में स्माइली मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि जैसे ही ऊपर का बॉटल ट्री थोड़ा भी हिलेगा, ये सारे मॉन्स्टर्स दौड़कर अंदर आ जाएंगे और दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर भी जेड को इसका कोई पछतावा नहीं है। अगर उसने ये झूठ न बोला होता तो बॉयड कभी उसके इस प्लान के लिए राजी ही न होता। वो तबिथा से गुजारिश करता है कि वो किसी भी हाल में इस श्रापित साइकिल को तोड़े। जैसे ही ऊपर का रास्ता खुले, वो हड्डियों को लेकर तुरंत भाग निकले। जेड खुद अपनी जान की कीमत पर मॉन्स्टर्स को रोक कर रखेगा। तबिथा जिद के साथ सिर हिलाकर मना कर देती है, लेकिन जेड उसकी परवाह किए बिना फौरन सिग्नल भेज देता है। ऊपर मौजूद बॉयड सिग्नल मिलते ही तुरंत ट्रक चालू करने का हुक्म देता है। कीचड़ में पहिए जोर जोर से फिसलते हैं और एक कान फाड़ देने वाली चरचराहट के साथ बॉटल ट्री की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। इसका मतलब है कि केव के एंट्रेंस की टैलिस्मन वाली सुरक्षा भी अब पूरी तरह बेअसर हो चुकी है। इतनी देर से इंतजार कर रहे इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर्स तुरंत
तुरंत अंदर घुस आते हैं। जेड और टैबिथा डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि ठीक इसी वक्त ऊपर का बॉटल ट्री पूरी तरह जड़ से उखड़ चुका होता है। ऊपर से रोशनी की एक तेज किरण अंदर आती है और वो सारे इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर्स फौरन पीछे हटकर अंधेरे में छुप जाते हैं। टैबिथा को समझ आ जाता है ये मॉन्स्टर्स सूरज की रोशनी से डरते हैं। अब जेड को अपनी जान देकर पीछे रुकने की जरूरत नहीं बचती। ऊपर खड़ा बॉयड दोनों से भी ज्यादा बेचैन हो चुका होता है। वो बिना देर किए रात भर बुनी हुई सीढ़ी रोप लैडर नीचे गिरा देता है। टैबिथा पूरी हड्डियों से भरा बैग कंधे पर लाद कर तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस के करीब पहुंचती है, अचानक बिना किसी वजह के वो सीढ़ी टूट जाती है। वो सीधी नीचे जमीन पर आ गिरती है। अगर उस वक्त सोफिया वहां मौजूद होती तो शायद जोर से हंस पड़ती, क्योंकि उसी ने चुपके से उस सीढ़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। टैबिथा और जेड इस तरह अपनी बचने की आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। और जैसे अगर ये सब कम ना हो, ठीक उसी वक्त जो दिन अभी तेज धूप वाला था, अचानक एक ही पल में गहरे अंधेरे में बदल जाता है। इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर्स जोर से जीत की चीख छोड़ते हैं। अब उनके सामने कोई रुकावट नहीं बची। अगले ही पल जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। पूरे टाउन में जैसे भूकंप आ जाता है। विक्टर को लगता है कि ये सब बॉटल ट्री को उखाड़ने का ही नतीजा है, लेकिन इस भूकंप से टैबिथा और जेड को अनजाने में फायदा हो जाता है। इसी झटके से केव की दीवार में एक नई दरार बन जाती है और दोनों अपना बैग लेकर तुरंत उसमें घुस जाते हैं। ऊपर खड़ा बॉयड अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बाकी सारे रेजिडेंट्स घबराई नजरों से इधर उधर देख रहे होते हैं। बिना किसी वजह अचानक रात जैसा अंधेरा छा जाता है। जंगल से मॉन्स्टर्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। अब यहाँ रुके रहने का मतलब है सीधा मौत। बॉयड मजबूरन अपना दुख दबाकर सबको गाड़ी में बिठाकर वहां से निकलने का फैसला करता है। गाड़ी के अंदर डर से भरी सांसें और चीखें गूंज रही होती हैं। कोई कोई तो बॉयड को खुलेआम धोखेबाज तक कह देता है। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक काली परछाई गुजरती है। इसके ठीक बाद कांच के टूटने की जोरदार आवाज आती है। गाड़ी अंधेरे जंगल में बेकाबू होकर इधर उधर टकराने लगती है। बॉयड का हड्डियां निकालने वाला पूरा प्लान इस तरह पूरी तरह नाकाम हो जाता है। उधर केव के अंदर से किसी तरह बच निकले टैबिथा और जेड घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए एक बंद जगह पर पहुंच जाते हैं। सामने सिर्फ लकड़ी की डंडियों से सील किया हुआ एक विंडो बचा है। अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि ठीक इसी नाजुक पल पर केव फिर से हिलने लगती है और गिरते हुए पत्थर उनके पीछे वाला रास्ता पूरी तरह बंद कर देते हैं। इस तरह टैबिथा और जेड एक बार फिर मुश्किल से बच निकलते हैं। हालांकि अब वो इस तंग से कमरे में फंस चुके होते हैं। इधर क्लिनिक में अकेली रुकी मरियल भूकंप के बाद के नुकसान को समेटने में लगी होती है। तभी अचानक फातिमा का पूरा शरीर कांप उठता है। उसे फिर से स्माइली मॉन्स्टर की नजरों से देखने की ताकत मिल जाती है। वो मॉन्स्टर तेजी से क्लिनिक की तरफ बढ़ रहा होता है। मरियल को लगता है कि टैलिस्मन की वजह से मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसे ठीक से दरवाजे पर लगाने का वक्त ही नहीं मिलता। दोनों मरियल और फातिमा मजबूरन पीछे वाले कमरे में जाकर छुप जाती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी अंदर घुस आता है। मरियल चाकू उठाकर उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे आसानी से गिरा देता है। ठीक इसी नाजुक पल पर फातिमा एक दिल दहला देने वाली चीख छोड़ती है। स्माइली मॉन्स्टर का पूरा शरीर एक पल के लिए कांप जाता है। वो कुछ गहरे मतलब भरी मुस्कान देकर पलट कर चला जाता है, लेकिन तब तक मरियल का पेट मॉन्स्टर के हमले से बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। जब क्रिस्टी और बाकी लोग जंगल से वापस लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें वही स्माइली मॉन्स्टर गुजरता हुआ दिखता है। सबके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है और वो तेजी से खुले पड़े क्लिनिक के दरवाजे की तरफ भागते हैं। बेचारी मरियल अब तक बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी होती है। क्रिस्टी उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि दिन में हुई वो छोटी सी जुदाई उन दोनों की हमेशा के लिए आखिरी मुलाकात बन जाएगी। इधर डाइनर में एल्जिन को अनजाने में सोफिया की असलियत का पता चल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो असल में मैन इन येलो है। जैसे ही डाइनर का दरवाजा बंद होता है, एल्जिन को सोफिया की आंखों में गहरी हत्या की भावना साफ महसूस होती है। लेकिन सोफिया उसे तुरंत नहीं मारती, बल्कि उसे बहकाकर अपनी आत्मा सौंपने के लिए राज्य करने की कोशिश करती है। उसे यकीन दिलाती है कि सिर्फ उसका साथ देने से ही वो इस टाउन से बाहर निकलकर अपने घर वापस जा पाएगा। जब एल्जिन अब भी हिचकिचाता है तो सोफिया ठंडे लहजे में कहती है, बाहर जो अंधेरा छाया है वो इसलिए है क्योंकि ये टाउन अब अपने सबसे खूनी अंत की तरफ बढ़ रहा है। गहरे डर और लालच के बीच फंसा एल्जिन आखिरकार कांपते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। जैसे ही दोनों का स्पर्श होता है, उसे एक तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता है। एक दर्दनाक चीख के साथ एल्जिन वहीं तड़पते हुए दम तोड़ देता है। बाहर पता नहीं कब वापस रोशनी लौट आई होती है। सोफिया डाइनर से टैलिस्मन उतारते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब जो खूनी तबाही शुरू होने वाली है उसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और उसका काम बस उसे भड़काना है। इधर कॉलोनी हाउस में बूढ़ा हेनरी खिड़की के बाहर सुनसान नजरों से देख रहा होता है। दिन रात के अचानक बदल जाने और उस भयानक भूकंप को झेलने के बाद उसे और भी पक्का यकीन हो जाता है कि ये
पूरी दुनिया असल में एक झूठ इल्यूजन है। उसे अपने बेटे विक्टर की बात याद आती है। इस नाइटमेयर दुनिया से निकलने के लिए उसे उस इकलौते एंकर पॉइंट को खत्म करना होगा। बूढ़ा आदमी मेटल बॉक्स में रखी गोलियों को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता चमक उठती है। हेनरी तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। आसपास कोई नहीं होता तो वो जल्दी जल्दी इधर उधर तलाशी लेने लगता है और आखिरकार उसे एक पिस्टल मिल ही जाती है। शेरिफ बॉयड को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके ही पुलिस स्टेशन से फिर एक बार कुछ चोरी हो चुका है। वो तेजी से क्लिनिक में जाता है और वहां थकी हारी शक्ल में बैठी क्रिस्टी को देखता है। इस मजबूत औरत की आंखों में भी आंसू छलक आते हैं। बॉयड को पता है कि इस वक्त कोई भी दिलासा भरा शब्द बेकार साबित होगा, इसलिए वो चुपचाप उसे गले लगा लेता है। ठीक इसी वक्त बॉटल ट्री वाले ओपनिंग से आसमान की तरफ एक तेज बिजली कौंधती है। पूरे टाउन पर बादल जोर से गरजने लगते हैं। हर बिजली की चमक के साथ रेजिडेंट्स के मायूस चेहरे साफ नजर आते हैं। इधर कॉलोनी हाउस में जूली और ईथन को आखिरकार अपनी मां टैबिथा के गुम हो जाने की दुखद खबर मिल जाती है। उस मॉन्स्टर से भरे घोंसले में अगर समय रहते वापसी न हो पाए तो इसका मतलब सीधा मौत है। डॉना इस बेचारी भाई बहन की जोड़ी को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आसपास की सारी अलमायरा का दरवाजा पागलों की तरह हिलने लगता है। ईथन के लिए ये पहली बार नहीं है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ सबको मरना ही है, सिर्फ वही अकेला बचकर अकेलेपन में सड़ता रहेगा। जूली अपने भाई को कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कसम खाती है कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे मरना ही क्यों न पड़े, दोनों साथ ही मरेंगे। इस बेकाबू होते हालात को देखकर बॉयड गहरे पछतावे में डूब जाता है। वो साफ कहता है कि सिर्फ उसकी अपनी मनमानी की वजह से 3 जानें जा चुकी हैं। जब सब यही सोच रहे होते हैं कि इस स्थिति में क्या किया जाए, तभी वॉकी टॉकी से बहुत हल्की सी सर सर की आवाज आती है। वहां मौजूद सब हैरानी से आंखें फाड़ देते हैं। ये तो जेड का भेजा हुआ सिग्नल है। बॉयड की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आती है। अगर जेड अब भी जिंदा है तो हड्डियां भी उसी के पास जरूर होंगी। मरियल के अंतिम संस्कार के बाद बॉयड अपने बेटे एलिस के सामने अपना अगला प्लान रखता है। एलिस पूरी तरह मान बैठा है कि ये सब मॉन्स्टर का बिछाया एक जाल है और वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो इसमें न फंसे। लेकिन बॉयड के पास जाने की एक बड़ी वजह है। भले ही किसी को बचाने की बात न भी हो, फिर भी उसे उन बच्चों की हड्डियां निकालनी है, क्योंकि यही इस टाउन का श्राप तोड़ने का इकलौता तरीका है। जब बॉयड का इरादा पूरी तरह पक्का दिख जाता है तो फातिमा अचानक कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, क्योंकि उसे स्माइली मॉन्स्टर की नजरों से देखने की ताकत मिली हुई है। वो बॉयड को मॉन्स्टर से बचाकर रास्ता दिखा सकती है। इधर कॉलोनी हाउस वापस लौटा हेनरी बिस्तर के किनारे बैठा सुनसान नजरों से देख रहा होता है। तभी उसका बेटा विक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। बूढ़े पिता का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है और वो जेब से वही पिस्टल निकाल लेता है। उसे पूरा यकीन है कि यहाँ की हर चीज सिर्फ एक भ्रम है और सिर्फ विक्टर को मारकर ही वो असली दुनिया में वापस लौट सकता है। जैसे ही हेनरी पिस्टल उठाता है, विक्टर फुर्ती से आगे झपटता है और सीधा अपने पिता के हाथ से वो पिस्टल छीन लेता है। उधर केव में फंसे जेड और टैबिथा लगातार रेडियो से बाहर संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि बैटरी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि खुद को कैसे बचाया जाए। टैबिथा विंडो के पास जमी मिट्टी को हाथों से खोदने की कोशिश करती है। कम से कम कुछ करना बैठे रहकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है, लेकिन सिर्फ हाथों से खुदाई बहुत धीमी साबित होती है। जेड फैसला करता है कि वो बैग में रखी हड्डियों को ही एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। फिलहाल सबसे जरूरी है किसी तरह जान बचाकर यहाँ से निकलना। अब इन दोनों को किसी भी रिचुअल या रवायत की परवाह नहीं रह जाती। टैबिथा यूं ही एक स्कल खोपड़ी उठा लेती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना दृश्य उभर आता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये वही बच्चा है जिसे उसने पहले भी देखा था। लेकिन ठीक इसी वक्त बॉयड एलिस और फातिमा को लेकर केव के एंट्रेंस पर पहुंच चुका होता है। जरूरी हिदायतें दोहराने के बाद सब हिम्मत जुटाकर अंदर घुस जाते हैं। अंधेरी टनल में सड़े हुए मांस की तेज बदबू फैली होती है। कुछ ही कदम चलने पर उन्हें एक फॉर्क 2 रास्तों का मोड़ मिलता है। अच्छी बात यह है कि फातिमा की सेंसिंग पावर की मदद से वो हर बार सही वक्त पर घूमते हुए मॉन्स्टर्स से बचते रहते हैं। उधर जेड और टैबिथा काफी देर तक खुदाई करते रहते हैं, लेकिन विंडो पर लगी लकड़ी की डंडियां हिलती तक नहीं। मजबूरन जेड जोर लगाकर उस विंडो को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इस शोर की आवाज ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहे बॉयड और उसकी टीम तक पहुंच जाती है। तभी टनल की गहराई से मॉन्स्टर की डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। बॉयड बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी पिस्टल निकालता है और मजबूत लकड़ी की डंडियों को तोड़ डालता है। जेड और टैबिथा अपना बैग लेकर तेजी से बाहर निकल आते हैं। सब मिलकर उसी रास्ते वापस लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स पीछे पीछे उनका पीछा करने लगते हैं। ठीक इसी नाजुक पल पर फातिमा अचानक रुक जाती है। वो सबको आगे बढ़ जाने के लिए कहती है और खुद वहीं रुककर उन मॉन्स्टर्स को रोकने का फैसला करती है। एलिस की दिल दहला देने वाली चीखों के बीच फातिमा जोर से एक दहाड़
लगाती है और हैरानी की बात वो खुद भी उसी तरह की भयानक शक्ल वाला एक मॉन्स्टर बन जाती है। दूसरी तरफ मैन इन येलो का रूप धरी सोफिया भी अपने विनाशकारी प्लान को अंजाम देना शुरू कर देती है। वो खुद कोई मॉन्स्टर बनकर खुलेआम कत्लेआम नहीं करती, बल्कि चुपचाप हर जगह घूमकर रेजिडेंट्स के घरों से वो सारे टेलिस्मैन चुरा लेती है जिन पर उनकी जान टिकी होती है। जैसे ही सोफिया बार से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात उसी की कठपुतली बनी क्लारा से होती है। पता चलता है कि क्लारा ने भी कई सारे टेलिस्मैन इकट्ठा कर लिए हैं। लगता है दोनों ने मिलकर लगभग पूरे टाउन को खाली कर दिया है। सोफिया वापस मुड़कर जंगल की तरफ जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसी रहस्यमयी बॉय इन व्हाइट से हो जाती है। वो कहता है कि अब जब बॉटल ट्री नष्ट हो चुका है तो इस बार सोफिया हार चुकी है, लेकिन सोफिया कहती है इतनी जल्दी खुश मत हो। इसके बाद वो सारे चुराए हुए टेलिस्मैन के बैग को उसी पेड़ के खोखले तने ट्री हॉलो में फेंक देती है। यहीं पर नाइटमेयर किंगडम फ्रॉम के सीजन 4 की कहानी खत्म होती है। ये सच में अब तक का सबसे दिमाग घुमा देने वाला फिनाले रहा। ऐसा लगता है जैसे बस एक कदम बाकी था और ठीक इसी वक्त कहानी अचानक रुक जाती है। सोफिया का सारे टेलिस्मैन चुराना दरअसल एक ही मकसद के लिए है, टाउन के पूरे रेजिडेंट्स के खात्मे वाला वही पुराना भयानक अंजाम दोहराना। इसे रोकने का इकलौता तरीका शायद यही हो सकता है, जेड और तैबिथा के हाथ लगी वो हड्डियां। आखिरकार जब ये हड्डियां फिर से सूरज की रोशनी में आईं, तभी से भूकंप और बिजली गिरने जैसी घटनाएं शुरू हुई। यानी इनका इस टाउन से कोई गहरा नाता जरूर है, लेकिन आगे असल में क्या होगा ये तो अगले सीजन के राइटर्स की कलम पर ही निर्भर करेगा।